हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग यहाँ पे फिर से कल्टीवेटर अगेंस्ट हीरो सोसाइटी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देख ही लिया था कि यान ने यहाँ पे हेनरी को छठी का दूध याद दिला दिया था, उसे खैनी की तरह मसल दिया था। इससे ये बात साबित हो जाती है कि इस समय पूरी दुनिया के अंदर यांग ही है सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा। इसके बाद चीजें दोबारा एकदम शांति वाले माहौल में चली जाती है और अगला सीन 2-3 सालों के बाद का होता है। सॉरी, 2-3 सालों के बाद का होता है। हम लोग दोबारा यहाँ पे यान को एकदम नॉर्मल तरीके से बैठा हुआ देखते हैं और वो न्यूज पढ़ रहा था। उसी टाइम पे यहाँ पे डिसाइपल्स के डिसाइपल आते हैं जो कि यान से पूछते हैं कि आप ही हैं क्या यहाँ के असली एंसेस्टर। पे कुछ बच्चे यान से चिपको हो रहे थे और उसे कहते हैं कि आप तो काफी ज्यादा जवान हैं, आप एंसेस्टर कैसे हो सकते हैं जो कि यहाँ पे हजारों सालों तक जिया हो। इसके बाद अगला सीन सौलो और मेंग के डिसाइपल का होता है और इन दोनों की नजर जैसे ही यहाँ पे यान और उनके डिसाइपल के ऊपर पड़ती है, ये डिसाइपल्स के डिसाइपल हैं, यानी कि सौलो और मेंग के डिसाइपल से डिसाइपल। समझ में आ रहा होगा तुम्हें। इन दोनों की नजर जैसे अपने डिसाइपल्स के ऊपर पड़ती है जो कि यान के बालों के साथ खेल रहे तो इनकी फट जाती है। ये दोनों बड़े प्यार से अपने डिसाइपल से कहते हैं कि बाबू इधर आओ, उन्हें इस तरीके से परेशान ना करो, वो यहाँ के असली एंसेस्टर हैं। यान उन दोनों से कहता है कोई बात नहीं है, तुम लोग जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये लोग माफी मांग के यहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन यान इन लोगों से पूछ लेता है कि तुम्हारे मास्टर्स कहाँ पे गए हैं। तो ये दोनों डिसाइपल आगे से बताते हैं कि सौलो और मेंग इतनी समय यहाँ पे स्पेस के अंदर लंबी दूरी पे निकल गए हैं किसी चीज को चेक करने के लिए और वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। यान इनसे कहता है कि अब तुम दोनों जा सकते हो। तो ये दोनों तुरंत यहाँ से कट लेते हैं। इसके बाद एक डिसाइपल यहाँ पे यान से पूछती है जब यान इतना ज्यादा पावरफुल है तो फिर उसके पेरेंट्स को भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन यान आगे से बताता है कि उसके पेरेंट्स नॉर्मली ऑर्डिनरी लोग ही हैं। इस पे ये सभी डिसाइपल आगे से हैरान होकर कहते हैं यार ऐसा ना कहो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अगर वो लोग यहाँ पे ऑर्डिनरी थे तो फिर तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। यान आगे से एक और खुलासा करता है और वो इन्हें बताता है कि अगर मैं अच्छे से याद करूँ तो फिर उन लोगों ने मुझे यहाँ पे सिर्फ 5 सिक्कों के बदले में बेच दिया था। इस पे इन तीनों की आगे से चीख निकल जाती है। ये तीनों आगे से कहते हैं कि ये तो कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई। हालांकि यान अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं देता है क्योंकि उतने समय वहाँ पे नियम कानून ही कुछ ऐसे थे। इमॉर्टल्स के लिए अलग रास्ता होता है और मॉर्टल्स के लिए अलग। मॉर्टल्स नॉर्मल लोगों को कहते हैं, ये छठी बार बता रहा हूँ मैं। इसके बाद यहाँ से नया आर्क शुरू होता है और इस आर्क का नाम है यूनसॉ कॉन्टिनेंट आर्क दी पार्ट 1। हम लोग एक विलेज को देखते हैं जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, नॉर्मली फाइट की वजह से ही हुआ होगा। इसलिए यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी विलेज को छोड़ के कहीं और पे जा रहे थे। फिर हम लोग चोटी के ऊपर यहाँ पे यान के क्लैन के डिसाइपल्स को देखते हैं और यान अभी इन लोगों के क्लैन को ज्वाइन नहीं किया है। बस ये वही क्लैन है जिसके अंदर यान अभी पढ़ाई करेगा। ये फीमेल डिसाइपल अपने कलीग से कहती है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन ये डिसाइपल जो आगे चल के यहाँ पे यान का मास्टर बनने वाला है वो आगे से कहता है कि यहाँ पे हर किसी चीज के लिए एक जरूरी हिस्सा होता है जो एक नियम के हिसाब से चलता है, यानी कि हर एक चीज अपने हिसाब से चलती है, यानी कि उनकी किस्मत है ये और उनके भाग्य में जो लिखा होगा वो उनके साथ होगा। इस पे फीमेल डिसाइपल आगे से कहती है यार मैं तुमसे कुछ भी कहूँ तुम यार लॉ को बीच में पिल लाते हो, कभी तो बुद्धि से काम लिया करो, हर चीज पे यहाँ पे लॉ काम नहीं करती है। जिसके बाद ये लोग सभी लोगों को चेक करने के लिए जाते हैं। अब इसके बाद हमारी मुलाकात यहाँ पे छोटे वाले यान और उसकी माँ से होती है जो कि यान को यहाँ पे 5 कॉपर कॉइन्स के बदले में बेच रही थी। सबसे बवाल चीज जो मैंने अभी तक देखी, ये दोनों यहाँ पे यान की मदर के बगल से गुजरते हुए निकल रहे थे और इन लोगों को यही समझ में आ रहा था इन लोगों के हालात कुछ ज्यादा ही खराब है, ये लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं सिर्फ 2 क्लैन के आपस में लड़ाई करने की वजह से। ये लड़की कहती भी कि हमें उनकी लड़ाई को रोकना चाहिए, लेकिन यान का होने वाला जो मास्टर था वो मना कर देता है, ये कहते हुए कि तुम यहाँ पे पहले ही मिस्टेक के मॉडल बन चुकी हो, तुमने ऐसी कई सारी चीजें देखी है, इसलिए हम इन्हें रोक नहीं सकते हैं। उस टाइम पे यान की मदर की नजर यहाँ पे यान के मास्टर के ऊपर पड़ती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है, ये कहते हुए कि तुम रिच फैमिली से हो ना, इस बच्चे को अपने साथ लेके चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि ये बच्चा उतना ही सफर करे जितना मैं करी हूँ। यान का होने वाला मास्टर यान की तरफ देखता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ ऑर्डिनरी बंदा है, कुछ खास नहीं है इनमें, इसलिए वो आगे से इन्हें मना कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। फीमेल डिसाइपल यहाँ पे दोबारा यान के होने वाले मास्टर से कहती है कि ये बच्चा कितना प्यारा है, कितना प्यारा है ये, हमें अपने साथ इसे ले चलना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि रूल के अंदर कि हम लोग किसी बाहरी को अपने क्लैन के अंदर नहीं ला सकते। अब इसी बीच हम लोग यान को देखते हैं जो कि अपनी आंख खोलता है और वो अपने होने वाले मास्टर को उसके क्लैन के नाम समेत उसे नाम से बुलाता है जो कि होता है यान सुई होंग। जिस पे यान का होने वाला मास्टर भी आगे से पीछे मुड़ के देखता है और कहता है कि ये क्या हुआ, ये बच्चा बोला कैसे। इसके बाद वो भागते हुए दोबारा यान की मदर के पास आता है और कहता है क्या मैं इस बच्चे को देख सकता हूँ। यान की मदर आगे से इशारा करते हुए कहती है पहले 5 कॉपर कॉइन्स, फिर बच्चा देखना या ले जाओ, मेरा कोई लेना देना नहीं इससे। जिस पे 1 सेकंड के लिए मास्टर की भी फट जाती है, वो मन के अंदर सोचता है कि ये कैसी माँ है, ये तो अपने बच्चे को ही बेचे दे रही है। इसके बाद यान का मास्टर यहाँ पे यान की मदर को 5 कॉपर कॉइन देता है, ये कहते हैं ये लो जाओ। इसके बाद वो यान की तरफ देखता है और उसे कहता है बच्चे तूने अभी क्या बोला, दोबारा बोल के दिखा। तो यान उसकी तरफ देखता है और दूसरी तरफ मुंह करके थूक देता है ब्रो इस लाइट मैं नहीं बात करने वाला, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। इस पे यान का मास्टर आगे से एकदम नाराज हो जाता है। जिसके बाद वो यान की मदर की तरफ देखता है, तब तक उसकी मदर वहां से गायब हो चुकी थी। हम लोग यान की मदर को देखते हैं जो कि भागते हुए कहती है भागो रे, आखिरकार जाके उस छोटे ढड़की से छुटकारा मिला। आई कांट ब्लेम हर। तुम ऐसा बच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहोगे जो अपने पैदा होते ही बोलने लगे, वो भी एडल्ट वॉइस में। ये सबसे एकदम मजेदार और कमाली और एकदम कूल ह्यूमन ट्रैफिकिंग है जो मैंने आज तक देखी है।
भाई ने खुद को ही बेच दिया। और मदर का कैरेक्टर भी एकदम परफेक्ट था और उन्हें हेट ना करना, यू डोंट ब्लेम हर, उसकी गलती नहीं है। फिर जब यान के मास्टर को पता चलता है कि उसे यहाँ पे एक मॉडल ने चूना लगा दिया है तो वो काफी ज्यादा नाराज था। फिर उसके साथी डिसेबल उसे कहती है कि हम लोग इतने ज्यादा बेवकूफ है कि मॉडल भी हमें चूना लगा के जा रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि ये बच्चा बोल कैसे सकता है और इसे तो आपका निक नेम भी पता है। इस पे यान का मास्टर पीछे मुड़ के देखता है और आगे से कहता है इसकी माँ का ये बच्चा साला शैतान का बच्चा है। इसके बाद फीमेल डिसेबल यहाँ पे यान के मास्टर से पूछती है कि अब हम लोग इसके साथ करेंगे क्या। तो यान का मास्टर आगे से कहता है कि इसे पिछवाड़े भेज दो और इसे पत्तियां और पेड़ कटवाओ और कोई काम नहीं, इसे लकड़हारा बनाएंगे हम लोग यान को देखते हैं जो कि दो उंगली से इशारा करते हुए कहता है ओके, आई डोंट केयर अबाउट प्रोफेशन, आई जस्ट वांट टू वर्क। और हम उसे ये मत पूछना कि भाई को चलना फिरना किसने सिखाया, दूध पीना किसने सिखाया, खाना पीना उसका कैसे हुआ, ब्रो इज जस्ट बिल्ड डिफरेंट, उसके लिए ये सब नॉर्मल चीजें हैं। फिर इसके बाद यान हम लोगों को बताता है कि वो इसी तरीके से यहाँ पे हेमली गॉड सेक्ट के अंदर हासिल हुआ था। उसके मास्टर ने उसका नाम यहाँ पे यान सेन रखा और यान ने यहाँ पे इस पिछवाड़े यानी कि क्लैन के बैकयार्ड में अपना काफी ज्यादा अच्छा बचपन बिताया, एकदम खुशी खुशी। लेकिन बदकिस्मती की बात सिर्फ यही है कि यहाँ पे जब बाकी लोग कम उम्र में ही कल्टीवेशन स्टेज को हासिल कर रहे थे, उन्हें कल्टीवेशन लेवल पता चल रहा था, वह पे यान को 6 का होने के बावजूद ये भी नहीं पता था कि मार्शल आर्टिस्ट क्या होता है, यानी कि पहली सीढ़ी कल्टीवेशन की। इसके बाद हम लोग एक हेवन सन को देखते हैं, यानी कि एक जीनियस एक तरह का, जो कि यहाँ पे अब यान से भिड़ना चाहता था। वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे उससे दोबारा लड़ने दो, मुझे दोबारा लड़ने दो उसको, साला मैं एक लकड़हारे से कैसे हार सकता हूँ, मैं यहाँ पे हेवन सन हूँ, एक जीनियस हूँ मैं। उसके साथी उसे रोकते हुए कहते हैं दादा रुक जाओ यार, दादा रुक जाओ, तुमने तुम्हारे चक्कर में हम पे ले जाएंगे, तुम्हारी हड्डी पसली टूटेगी, उसका खर्चा भी हमें अपनी पॉकेट मनी से देना पड़ेगा। वो बंदा भी नहीं रुक रहा, वो आगे से कहता है कि मुझे लड़ने दो, साले के पास स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं पता है, ना ही इसे ये भी पता है कि स्पिरिचुअल रूट्स क्या होती है, इसने मुझे हराया कैसे। ये पूरी जान लगा के अपने दोस्त को रोक रहे थे, इन्हें अपने दोस्त की नहीं पैसों की चिंता, क्योंकि खर्चा इन्हें भरना पड़ेगा। इसके बाद हमें इस बंदे की यहाँ पे बैक स्टोरी बताई जाती है, वी शुड स्किप दिस। बस इसका नाम यहाँ पे जियाओ9 है। ये एक फैमिली से आता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल फैमिली है और ये एक जीनियस है, क्योंकि इसके पास यहाँ पे फैमिली स्पिरिचुअल रूट्स हैं, यानी कि स्पिरिचुअल एनर्जी को ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब करेंगे और ज्यादा खींचेंगे, बस इतना जान लो। लेकिन जियाओ9 यहाँ पे यान से हार चुका है, एक लकड़हारा, जिसे ये भी नहीं पता है कि स्पिरिचुअल रूट्स होती क्या है, इसलिए ये काफी ज्यादा गुस्से में था और दोबारा लड़ने के लिए यान के पास आया था। अब उसी टाइम पे यहाँ पे पूरा माउंटेन ही हिलने लगता है, जिसके बाद हम लोग यान को देखते हैं जो कि छलांग मार के यहाँ पे गिरता है और ये अपने साथ एक बहुत बड़ी मछली लेके आया था, जो कि कोई एरी गहरी मछली नहीं बल्कि डीमन फिश थी। तो ये लोग यहाँ पे जैसे ही यान को इतना बड़ा शिकार करता हुआ देखते हैं तो फिर इनकी उम्मीदें धरी की धरी रह जाती हैं यान को चैलेंज करने की। यान इन लोगों से पूछता है दादा यहाँ क्या करने के लिए आए हो, तो ये आगे से कहते हैं हमें पता चला कि तुम यहाँ पे अकेले रहते हो तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए आ गए क्योंकि तुम बोर ना हो। यानी लोगों से कहता है अच्छी बात है, मेरे साथ चलो, हम सब एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, मैंने कुछ नॉर्थ साइड पे दोस्त बनाए, वो भी मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो हमारे साथ आके खेल सकते हो। ये लोग आगे से हैरान होते हुए कहते हैं कि नॉर्थन साइड के मेन पीक के लोग ऐसा कैसे हो सकता है, तुम उनसे मिले कैसे। इसके बाद यान अपने नॉर्थ साइड के कुछ दोस्तों से मिलता है, तो वो दोनों ही फीमेल्स थी। फिर ये दोनों जैसे उन दोनों को देखती है तो फिर हमें इनकी वजह से नाम पता चलता है, एक का नाम चीलिंग है और एक का नाम योयो है। छोटी वाली योयो होगी और बड़ी वाली का नाम चीलिंग होगा। इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां नॉर्थ साइड की सबसे टैलेंटेड गर्ल्स में से एक हैं और इन्हें भी जीनियस का टाइटल दिया गया है जैसे कि जी9 के पास है। अब बस इनके मन के अंदर बस एक ही सवाल था कि यान जैसा दरिंदा जो कि एक नंबर का आदि मानव है, उसकी मुलाकात इन खूबसूरत लड़कियों से हो कैसे गई और दोस्ती कैसे हो गई इनमें। इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं जो कि उस मछली के अंदर बीच से चीरा मारता है क्योंकि वो उसे अच्छे से पकाना चाहता था और यान को यहाँ पे सिर्फ उस मछली के मीट से ही मतलब था। उसके अंदर जो डीमन बीस्ट इनर कोर होता है उससे यान का कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं, भले ये चीज करोड़ों में ही क्यों ना बिकती हो। यानी कि भाई को बचपन से ही यहाँ पे कुछ कीमती चीजों के ऊपर इंटरेस्ट नहीं था। हम लोग जियाओ9 को देखते हैं और उसकी भाई आंखें सूख जाती हैं इस तरीके के बीस्ट कोर्स को इधर उधर पड़ा होते हुए देख के, क्योंकि ये भाई यहाँ पर कचड़े की तरह पड़े हुए थे, टूट के बिखर रहे थे ये यहाँ पे। इसीलिए जियाओ9 यहाँ पे यान के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ये सभी बीस्ट कोर है। और मुझे लगता है यहाँ पे ट्रांसलेशन में गलत हो गया है, लेकिन मैं सही करके बताता हूँ। यान के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ये बीस्ट कोर है, इन्हें तुम खा क्यों नहीं रहे, इन्हें फेंक क्यों रहे हो तुम, इन्हें खाने से तुम्हारी कल्टीवेशन दुगनी स्पीड से बढ़ सकती है। लेकिन यान वाज लाइक ये तो पत्थर है ना, इन्हें खाने से मजा भी नहीं आता, क्या पता चले पत्थर ही हो जाए, मुतने में भी दिक्कत हो। हम लोग चीलिंग को देखते हैं जो कि अपनी शॉट बाहर निकाल लेती है और उन लोगों से कहती है कि तुम यान के ऊपर चिल्ला कह रहे हो, जिसपे ये लोगों ने बीस्ट कोर्स को पटरते हुए कहते हैं कि ये सब कुछ माल बाहरी लोगों का है, अगर हमने इसे खाया तो वो लोग हमें क्लैन से बेदखल कर देंगे। इतना ही मुझे समझ में आया, ट्रांसलेटर थक रहा है भाई। अब इसके बाद ये लोग यहाँ पे मछली पकाते हैं और उसे खाना शुरू करते हैं। फिर चीलिंग और यो यान से काफी ज्यादा हंस के बातें कर रही थी, इसीलिए जी9 के मन के अंदर लड्डू फूट रहे थे और वो उन लोगों से कहता है मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, तुम लोगों का मिलान भाव कैसे हुआ और दोस्ती कैसे हुई। जिसपे ये दोनों आगे से शर्माने लगती है, जिसपे जी9 अपने मन के अंदर सोचता है शर्मा कह रही हो, साफ साफ बताओ ना। शुरुआत जीलिंग करती है। जीलिंग हम लोगों को बताती है कि उसके ट्रेनिंग पीरियड में उसने गलती से अपना पैर तोड़वा लिया था, तो फिर यान ने उसकी मदद की उसके पैर को हील कराने में और इसी तरीके से इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई थी। इस पे ये दोनों आगे से कहते हैं कि ये कहानी सुनी सुनी सी क्यों लग रही है मुझे। इसके बाद वो योयो की तरफ देखता है, कहता है तुम्हारी बारी। योयो आगे से
शर्माते हुए कहती है कि उसकी भी कहानी कुछ कुछ सेम ही है। दरअसल उसको एक जहरीले सांप ने काट लिया था और यान ने उसकी मदद की थी। इस पे जियाओ नाइन आगे से कहता है कि मैं होता तो इन दोनों का गला दबा के मार देता इनकी कहानी सुनने के बाद में। इसके बाद चिलिंग इन लोगों से पूछती है कि वैसे तुम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए तो फिर जी9 के जो इरादे थे वो एकदम साफ दिख जाते हैं, क्योंकि वो मुंह पे ही कह देता है कि वो यान से लड़ने के लिए आया था, लेकिन अपनी बात को काटते हुए कहता है कि वो यहाँ पे यान को यान के इंटरनल एग्जाम के बारे में बताने के लिए आया था। ये यहाँ पे यान से कहती है कि ये इंटरनल एग्जाम है, अगर यान चाहे तो वो इसके अंदर हिस्सा ले सकता है और यहाँ पे सिलेक्ट भी हो सकता है। जिनेन बताता है कि यही तो समस्या है, यान यहाँ पे 10 सांडों को एक पंच के अंदर हरा सकता है, लेकिन वो ये नहीं कर सकता है, यानी कि अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हम लोग देखते हैं कि जिनेन अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आग लगा देता है। ये देख के यान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जिनेन से पूछता है कि उसने अपने खाली हाथों से आग कैसे लगा दी। जिनेन अनसीरियस होकर उसे कहता है अगर तुम्हारे पास ज्यादा पावर होगी तो फिर तुम इंसानों को भी बना सकते हो। इसके बाद वो चिलिंग और योयो से कहता है कि देखा, इसे यहाँ पे ऑरा के बारे में पता ही नहीं कि ऑरा क्या चीज है। यान जब अपने तरीके से ऑरा के बारे में सोचने की कोशिश करता है तो फिर उसे चिकन से निकलते हुए खुशबू याद आती है, बस जिसको अरोमा कहा जाता है। इसके बाद जिनेन हम लोगों को बताता है कि इनर एग्जामिनेशन यहाँ पे टोटल 7,788 सीटें छोड़ता है, जिसके अंदर कोई भी आ सकता है टेस्ट को पास करके, लेकिन यान के लिए केस अलग है, उसे सिर्फ लोगों को पीटना और धोना आता है। वो यहाँ पे स्पेल्स यानी कि जादू मंत्र चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसलिए जो स्पेल कास्टर होते हैं वो उसे आसानी के साथ धो देते हैं। इसीलिए जो यान से पूछती है कि तुम इस बार जाओगे क्या, तो यान आगे से कहता है कि वो कोशिश करेगा, शायद से वो इस बार यहाँ पे चैंपियनशिप जीत सके। इसके बाद हम लोग यान के मास्टर को देखते हैं, वो अपने उसी डिसाइपल के साथ घूम रहा था। ये डिसाइपल यान के मास्टर से पूछती है कि तुम क्या इस साल भी कोई डिसाइपल नहीं एक्सेप्ट करोगे। इस पर यान का डिसाइपल आगे से कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, साले बच्चे एक नंबर के हरामी होते हैं, सिर्फ सरदर्द ही देते हैं। लेकिन फीमेल डिसाइपल उसे बताती है कि इंटरनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं और कई सारे अलग अलग क्लैन के डिसाइपल यहाँ पे आने वाले हैं, और उसने तो ये भी सुना है कि कुछ हरामी हैं, ओल्ड एसेस यानी कि बुढ़े, जो कि अपने डिसाइपल को यहाँ पे भेजने वाले हैं ताकि वो यान के मास्टर का मजाक बना सके, क्योंकि उसके पास एक भी डिसाइपल नहीं है। इसलिए फीमेल डिसाइपल उससे जोर देते हुए कहती है कि तुम सच में ये बेइज्जती सहना चाहोगे। इस पे यान का मास्टर आगे से कहता है कि कुत्ते की मौत मर जाऊंगा, लेकिन कोई भी डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बच्चे नहीं चाहिए मुझे। इसके बाद अगला सीन इंटरनल एग्जाम का होता है, जहाँ पे कई सारे लोग आए हुए थे एग्जाम देने के लिए। वहीं पर हम इन दोनों को देखते हैं और ये हमें बाकी चीजें एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए मैं ये चीजें एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये हम लोगों को बताते हैं कि इंटरनल एग्जाम यहाँ पे हेवनली गॉड सेक्ट पे होने वाला है, जो कि यान का एक क्लैन होने वाला है। यहाँ पे आधे तो हेवनली गॉड सेक्ट के डिसाइपल ही हैं, लेकिन बाकी जो आधे हैं वो बाकी क्लैन से आए हैं, जो कि खासकर यहाँ पे भेजे गए हैं सिर्फ हेवनली गॉड सेक्ट के पैट्रियार्च का मजाक बनाने के लिए, यानी कि यान के मास्टर का। इसके बाद हम लोग एक बंदे को देखते हैं और पीछे से लड़की कहती है कि ये तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं है, ऐसा लगता है कि यही जीतेगा, और ऑफकोर्स इसकी शक्ल देख के तुम्हें पता ही लग गया है कि यही मेन टारगेट होने वाला है अगले कुछ चैप्टर्स के लिए। खैर ये बंदा हम लोगों को बताता है कि इसका नाम चंग है और ये इस साल 10 साल का हो गया है। ये हमें ये भी बताता है कि ये अर्थ से आया हुआ है, जो कि एक नीला ग्रह है, बस आगे हमें पता है हम यहीं पे रहते हैं। चंग की भी वही कहानी है जो अक्सर रिकार्नेटेड हीरोज की होती है, यानी कि इसे का एनिमी वाले हीरोज की। इसके पैदा होने से पहले ये एकदम एम्प्लॉयड था, बेरोजगार था साला, सिर्फ इसे गेम खेलने का ही चस्का लगा हुआ था, एकदम 2 कौड़ी का गेम खेलता था ये। लेकिन जब ये मम्मी के कहने पे सब्जी लेने के लिए जा रहा था तभी ट्रक्कून आया और इसका सफाया कर दिया। ट्रक्कून केम हियर टू फिनिश हिज वर्क। चाइना से जापान में भी ट्रक्कून का राज चलता है, संभल के रहना, किसी दिन इंडिया में भी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ट्रक्कून मीम के बारे में पता हो यार, नहीं तो मजा नहीं आएगा। क्या ट्रक्कून जिस मकसद से आया था वो अपना मकसद पूरा करता है और चेंग को यहाँ पे किसी कहानी का मेन हीरो बना देता है। इसके बाद हम लोग चेंग के दूसरे चेले को देखते हैं। ये हम लोगों को बताता है इसके क्लैन वालों ने यहाँ पे स्पेशल मिशन से भेजा है, जो कि हेवनली गॉड सेक्ट के कुछ ग्रैंड मास्टर्स को बेइज्जत करना है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। इसलिए लोगों का मास्टर इनसे साफ कह देता है कि सिर्फ उन्हें डिसाइपल्स को आगे भेजना जो कि यहाँ पे अर्लियर की स्टेज पे होंगे। लेकिन ये डिसाइपल आगे से कहता है उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो लोग यहाँ पे की ट्रेनिंग स्टेज पे भी होंगे तो भी वो लोग उन्हें हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों के पास चंग का दिया हुआ मिस्टिक ग्रेड का वेपन जो है, और ये मिस्टिक ग्रेड का वेपन और कुछ नहीं कट्टा है, कट्टा। और वो लोग इस मिस्टिक ग्रेड के वेपन के साथ किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। यस, यू कैन किल एनीवन, बस हेडशॉट से मारना। अच्छा, तुम लोगों ने गेम के अंदर चीटिंग सुनी है जो आजकल के मैचेस के अंदर होता है? किसी का बाप वहाँ का सेक्रेटरी है, किसी ने ज्यादा फाउंडेशन दिया है, किसी ने ज्यादा फंड दिया है तो उन्हें जिता दिया जाता है। ये सब तो धांधलेबाजी में आता है, लेकिन इस कंपटीशन के अंदर जो चीटिंग होगी वो धांधलेबाजी नहीं, फरेबी नहीं, कुछ अलग ही लेवल पे होगी। चीटिंग की जो हदें होती है वो इस कंपटीशन से टूट जाएंगी। तुम यही सोचो कि अगर ये चीटिंग है तो फिर खून करना क्या चीज है। आने वाले कंपटीशन के अंदर साम दाम दंड भेद लूट फरेब सब होगा, सब कुछ होगा। इधर चंग अपने डिसाइपल सॉरी अपने ब्रदर से कहता है कि यार उसे अंदर रखो यार, वो सिर्फ जरूरत के टाइम पे ही बाहर निकाली जाती है। क्या मैंने तुमसे कहा नहीं कि हमेशा यहाँ पे छुप के और एकदम दब के जब मौका दिखे तभी गोली मारना, क्योंकि इसी तरीके से तो मेन कैरेक्टर काम करते हैं। जैसे ही समय आएगा तो फिर हम लोगों का क्लैन यहाँ पे बिना किसी दिक्कत के पास हो जाएगा, हम सभी लोग यहाँ पे पास हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं जो कि अपने घर में बैठा हुआ इसी बारे में सोच रहा था कि वो आगे क्या करेगा। हम देखते हैं कि योयो ने साफ कह दिया था कि यान के पास ऑरा नहीं है और न ही उसके पास
पास कोई स्पेल है, इसलिए यान यहाँ पे हारा ही जाएगा। ज्यादातर परसेंटेज यही दिखा रहे हैं। यान भी अपने मन के अंदर सोच रहा था कि ये औरा क्या चीज है भाई, जो कि हर कोई मुझसे कहता रहता है कि मेरे पास नहीं है, क्या इसे खाया जा सकता है। इसके बाद यान थोड़ा बहुत ध्यान लगाता है तो फिर उसे औरा दिखाई देने लगता है, जो कि बूंदों के तौर में ही था। और जब यान को औरा दिखाई देता है तो फिर उसे समझ में आ जाता है कि इसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यान इसे अभी अपनी बॉडी के अंदर तो चला पा नहीं रहा है, इसीलिए वो इसका किसी दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहता था। इसके बाद यान यहाँ पे एक टेक्निक लिखता है और वो मन के अंदर सोचता है कि ये स्पेल और ये टेक्निक कुछ बवाल तो दिखानी चाहिए, और मुझे पता लग चुका है कि तुम्हें पता है कि ये कौन सी टेक्निक है और ये क्या कमाल दिखाएगी। दिस इज द ओरिजिन ऑफ न्यूक बॉम्ब थ्योरी एंड द रिसर्च पेपर। और यानी इस न्यूक बॉम्ब के साथ उम्मीद यही करता है कि वो सबसे लास्ट में तो नहीं आएगा भाई, तुम क्लैन ही उड़ा दोगे, लास्ट का तो सवाल ही नहीं उठता है। ऑथर भी हम लोगों से कहता है कि यही वो पल था जब यान ने यहाँ पे तबाही लिखना शुरू किया। यान को अंदाजा नहीं कि उसकी लिखी हुई ये टेक्निक हेवनली वर्ल्ड के साथ साथ अर्थ के ऊपर भी क्या तबाही लेके आएगी। इसके बाद हम लोग यान के मास्टर को देखते हैं, जो आगे से उन डिसाइपल्स के नाम ले रहा था जिन्हें यहाँ पे चैंपियनशिप के लिए भेजा जाएगा। लेकिन यान का मास्टर यहाँ पे आधे से ज्यादा डिसाइपल्स को मना कर ही दे रहा था। तो फिर उसके ऊपर का जो मास्टर था वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम इतनों को ही मना करोगे तो फिर वो बुड्ढे हमारे पीठ पीछे हंसेंगे। तुम्हें पता है ना कितने सारे क्लैन ने अपने डिसाइपल्स को यहाँ पे भेजा है सिर्फ चैंपियनशिप जीतने के लिए। अगर वो लोग इस चैंपियनशिप को जीत जाते हैं और हमारे डिसाइपल हारे जाते हैं तो फिर हम कहीं भी अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे, हमें कालिक पोतनी पड़ेगी। इसके बाद वो यान के मास्टर से कहता है कि जल्दी से कुछ बच्चों को तैयार करो जो कि उन डिसाइपल्स को हराएंगे जो कि बाकी क्लैंस वालों ने भेजे हैं। और ये लंबी टोपी वाला यहाँ पे कुछ को तो अपनी तरफ से सिलेक्ट करता है, लेकिन कुछ बच्चे कुचे हैं वो यहाँ पे यान के मास्टर को जिम्मेदारी है कि उसे ही चूज करना है। अब यान का मास्टर यहाँ पे उन डिसाइपल्स को चूज करता है जिनको हम लोगों ने पहले देखा है, यानी कि यान, वो दोनों लड़कियां और साथ में अपना जीनन। अब इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं। अब ये पता नहीं कहाँ जंगलों में घूम रहा था बस, लेकिन ये घूमते घूमते किसी अलग जगह पे आ जाता है, जैसे किसी दूसरे एरिया के अंदर। कुछ वहाँ पे जो लौंडे थे वो यान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये बेवकूफ कहाँ से आ गया। तो वो लोग यान को पहली नजर में दूसरे क्लैन के द्वारा भेजा हुआ स्पाई समझ लेते हैं, ये कहते हुए कि ये हमारे ऊपर सिर्फ नजर रखने के लिए आया है। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि यान वहाँ पे नजर रखने के लिए नहीं बल्कि अपने न्यूक बॉम्ब को टेस्ट करने के लिए आया था। इसके बाद यान जब वहाँ पे अपना बॉम्ब फोड़ता है तो बहुत बड़ी गोबे बन जाती है। और बेशक इस टाइम पे यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और यान ने बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करा, इसलिए धमाका बेमिसाल था। यान का मास्टर और उसका मास्टर आगे से कहते हैं कि ये किस बड़वे ने तबाही मचा दी भाई, ये क्या फोड़ा है यहाँ पे। हम लोग देखते हैं कि चैंपियनशिप के लिए जो बोट आई हुई थी वो भी आगे से हिल जाती है। सभी डिसाइपल्स बाहर निकल के कहते हैं कि ये क्या बवाल मचाया भाई। हम लोग चेंग को भी देखते हैं और इसकी भी चीख निकल जाती है। ये आगे से कहता है ये तो हमारी सदी का बम है, यहाँ पे किसने फोड़ा इसे। हम लोग यान को देखते हैं और ये भी अपने डिसाइपल्स की तरह कहता है कि शायद से मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, शायद से मुझे कोई पकड़ न ले। इसके बाद हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पे धमाका हुआ था। जो भी लोग यहाँ पे यान के ऊपर हमला करने या पकड़ने के लिए आए थे वो बेचारे खुद ही यहाँ पे कुत्ते की मौत मारे गए थे। ये आगे से कहते हैं कि ये दरिंदा किसने भेजा भाई हमें मारने के लिए। वहीं पे ये सभी मास्टर्स भी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ये इतना बड़ा धमाका किसने किया भाई, हमारे आगे वाले क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया इन लोगों ने। लेकिन टोपी वाला मास्टर आगे से कहता है बढ़िया ही है, कम से कम कंपटीशन कम होगा, कौन से वो हमारे बच्चे थे। अब चैंपियनशिप को जीतने के लिए इन लोगों को यहाँ पे सबसे पहले अरीना तक पहुंचना पड़ेगा और अरीना तक पहुंचने के लिए इन लोगों को ये बड़ा सा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, जिस पे लमसम का कुछ 2 से 2.5 लाख सीढ़ियां हैं। सीलिंग आगे से कहती है कि इन बुड्ढों के घुटनों में दर्द होता है तो उसकी सजा हमें क्यों देते हैं, सीढ़ियां चढ़ा के हमें भी अर्थराइटिस हो जाएगा इस कदर। लेकिन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इन लोगों को उस पहाड़ को चढ़ना ही पड़ेगा, तभी ये लोग आगे के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। ये लोग सोचते हैं कि ये लोग शॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं उड़ के जाने के लिए, लेकिन उसके लिए भी यहाँ पे की को कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर ज्यादा की कंज्यूम कर लेते हैं तो फिर इनके पास वहाँ पे 1v1 फाइट करने के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी, इसीलिए इन लोगों को चल के ही जाना पड़ेगा। इसके बाद हेवनली गॉड सेक्ट का जो ग्रुप था ये लोग अपने आप में ही 2 डिवीजन के अंदर बढ़ जाते हैं, ताकि अगर कोई एक हार जाए तो कम से कम दूसरा तो जीत ही जाए। इसके बाद हम लोग चेंग और उसके क्लैन को देखते हैं और इसके भी आगे से पसीने छूट रहे थे क्योंकि इसके पास उड़ने के लिए कार नहीं थी, अब इसे चल के ही जाना पड़ेगा। साथ ही में चेंग का जो भाई था वो आगे से बताता है कि आगे वाले जो क्लैन थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, किसी ने एक झटके के अंदर उड़ा दिया। ऐसा लगता है कि किसी ने ये जानबूझ के किया है ताकि उन लोग कॉम्पिटिशन के अंदर जीत सके। अब ये लोग भी यहाँ पे यही सोच रहे थे कि ये लोग शॉर्ट का इस्तेमाल करके जा सकते हैं, लेकिन समस्या वही थी कि ज्यादा कंज्यूम हो जाएगी तो इनके पास फाइट करने के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। इसके बाद ये सिर्फ वहाँ पे सिर्फ बलि के बकरों की तरह देखे जाएंगे जिनका सिर्फ शिकार किया जाएगा। लेकिन हम लोग चेंग को देखते हैं और अपने पास एक कुछ तो डिवाइस निकालता है, पता नहीं क्या है, और ये आगे से कहता है कि ये साले मुझे हल्के में ले रहे हैं, इन्हें पता नहीं है कि मैं कौन सी सदी से आया हूँ। डोरेमोन की पॉकेट मेरे पास है और साथ ही में डोरेमी भी। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि भाई सच में एक अमेरिकन है क्योंकि इसके पास कट्टों की कमी नहीं है। इसके बाद एग्जाम यहाँ पे शुरू हो जाता है और तुम्हें क्या लगता है कि चेंग क्या करेगा। चेंग यहाँ पे निकालता है भाई मर्सिडीज और साथ ही में एक ट्रक भी। यहाँ पे हर कोई डिसाइपल चैंपियनशिप जीतना चाहता है, जिसके लिए वो लोग अपनी अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बस चेंग को छोड़ के, क्योंकि वो अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। हम लोग देखते हैं कि ट्रक के अंदर इनके कुछ डिसाइपल थे और कुछ लोकल डिसाइपल्स भी, यानी कि ये इनकी क्लैन के नहीं थे, किसी दूसरे क्लैन के थे, बस लिफ्ट दे रहे हैं क्योंकि फाइट के दौरान मजा भी तो होना चाहिए ना, ऑथर लोगों को कहाँ से लेके आएगा। उसी हाथ हम लोग यहाँ पे हेवनली गॉड सेक्ट
सेक्ट के क्लैन मेंबर्स को भी देखते हैं, यानी कि अपना यान और उसके साथी ये भी उड़ते हुए माउंटेन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और इनमें से जो दो लड़कियां थी वो यहाँ पे यान को कैरी कर रही थी बारी बारी करके, ताकि यान को भी खेलने का मौका मिल सके। इसके बाद अगला सीन माउंटेन के टॉप का होता है, जहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल था, यानी कि यहीं पे लड़ाई दंगा होगा। सभी स्टूडेंट आपस में बात कर ही रहे थे कि इस बार का चैंपियन कौन होगा, तुम्हें क्या लगता है कि कौन बनेगा। ज्यादातर लोगों को यहाँ पे हेवनली गॉड सेक्ट से कोई उम्मीद नहीं थी, उन्हें पक्का यकीन था कि कहीं से भी बने, बस यहाँ से नहीं बनेगा। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि हमें सभी चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा। ये हमें यहाँ पे पता नहीं क्या क्या अंडरस्टैंड बताता है जो हम इग्नोर ही करेंगे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, हमें सिर्फ मजा चाहिए। खैर ये हम लोगों को बताता है कि हेवनली गॉड सेक्ट ने यहाँ पे प्राइस के लिए कुछ खास किया है जो कि पिछले साल से अलग होगा। यहाँ पे प्राइस के तौर पे एक हेवनली गॉड सेक्ट की पिल फॉर्मूला दी गई है और साथ ही में उसकी रेसिपी भी। ये लाइफ सेविंग पिल है जो मुर्दे को भी जिंदा कर दे, और साथ ही में इसकी रेसिपी भी। ये सभी लोग आगे से कहते हैं कि ये झूठ है, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि किसी मुर्दा को जिंदा किया जा सके, ये स्कैम है स्कैम। लेकिन हम लोग दूसरे क्लैन के एक एल्डर को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि ऐसा एलेक्सियर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन उनके क्लैन के पास पहले से ही ये पिल पड़ी हुई है, लेकिन रेसिपी कमाल की रेसिपी चाहिए हमें। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ और जरूरी काम है जो कि है यान के मास्टर की बेइज्जती करना, और कोई लेना देना नहीं। इनका पहली प्रायोरिटी सिर्फ बेइज्जती करना है इनकी। इसके बाद हमें इस एल्डर के बारे में बताया जाता है और ये उसी क्लैन से आता है जहाँ से चेंग आता है। हमें चेंग के क्लैन का नाम बताया जाता है जो कि टियान जुआन होता है, और एल्डर की बस यही चाहत है कि यहाँ पे चेंग इस चैंपियनशिप का विजेता बन जाए ताकि इन लोगों की क्लैन की थोड़ी सी और शोहरत हो। इसके बाद हम लोग दूसरे क्लैन के भी एक एल्डर को देखते हैं जिनके क्लैन का नाम था टियान वुमेन। अब ये दोनों यहाँ पे एकदम पुराने दुश्मन की तरह ही थे। ये आपस में लड़ने लगते हैं अपने डिसाइपल को लेके कि मेरे डिसाइपल जीतेंगे, मेरे डिसाइपल को जीतेंगे। जहाँ पे टियान जुआन सेक्ट के एल्डर यहाँ पे टियान वुमेन के एल्डर से कह देते हैं कि तुम्हारे डिसाइपल तो इतने मोटे हैं कि साले सुअर की तरह लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद सुअर की तरह दौड़ नहीं पाते। इसी बात में इन लोगों के अंदर गर्मा गर्मी हो जाती है, जहाँ पे एल्डर टियान जुआन क्लैन के टियान वुमेन के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जिसके बाद ये आपस में लड़ने लगते हैं। ये कहते हैं पकड़ पकड़ इसकी माँ का पकड़ पकड़। इसके बाद भाई ये जंगली जानवरों की तरह लड़ते हैं। जब हाथ पैर काम नहीं आते तो ये दांतों का इस्तेमाल करने लगते हैं, बाल उखाड़ने लगते हैं एक दूसरे के। डिसाइपल आगे से ये फाइट देखते हुए कहते हैं कि असली मजा तो यहाँ पे है, डिसाइपल चैंपियनशिप छोड़ो, साला यहाँ है असली मजा। जो बंदा इन सभी चीजों को होस्ट कर रहा था वो भी आगे से खून के आंसू रो रहा था। वो अपने मन के अंदर सोचता है कि नहीं यहाँ पे अंदर आने किसने दिया, भगाओ यार इन्हें। खैर इसके बाद अगला सीन माउंटेन का होता है जहाँ पे जो डिसाइपल्स जिंदा बच गए थे वो माउंटेन के पास पहुंच आ जाते हैं और दूसरे चढ़ाव की तैयारी करने लगते हैं, यानी कि सीढ़ियां चढ़ना, जो करीब 200 से 300 लाख के आसपास होंगी। कुछ तो डिसाइपल यहाँ पे कुत्ते की मौत मरने के लिए रेडी थे। वो आगे से कहते हैं कि बिना खाए हम लोग यहाँ पे चढ़ कैसे सकते हैं, और ही नहीं बचा। इसके बाद अगला सीन हेवनली गॉड सेक्ट का होता है। इनकी भी हालत बुरी तरीके से थी। यहाँ पे यान को छोड़ के बाकी सब थके पड़े थे, एकदम कुत्ते की मौत मर रहे थे। यो आगे से कहती है कि मेरे अंदर जानना है भाई, मेरा ऑरा खत्म हो रहा है, मैं यहीं पे मर जाऊंगी, आगे नहीं चढ़ सकती। यान को घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, कैसा ऑरा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे चेंग को देखते हैं जो कि अपनी मर्सिडीज से नीचे उतरता है, और साथ ही में ट्रक से भी। इन लोगों ने जो प्लान किया था बिल्कुल उसी हिसाब से सब कुछ गया। सभी लोगों का यहाँ पे ऑरा खत्म हो चुका है, लेकिन इनका फुल भरा पड़ा है, इसलिए ये लोग इन्हें यहाँ पे मरता हुआ छोड़ के आगे अपनी चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। हम लोग एग्जामी होस्ट को देखते हैं जो कि आगे से हम लोगों को बता रहा था कि यहाँ पे सेंस सेक्ट सबसे पहले शुरुआत करेगा चढ़ाई की, लेकिन शुरुआत कोई भी कर सकता है, सिर्फ दिक्कत इस बात की है कि कौन टिका रहता है, जिसके लिए ये लोग एक्साइटेड हैं। हम लोग यहाँ पे एल्डर टियान जुआन और एल्डर टियान वुमेन दोनों को देखते हैं, और साथ ही में यहाँ पे एक और एल्डर आ चुका था जिसके बारे में भी तुम्हें पता चल जाएगा। खैर इसके बाद डिसाइपल चढ़ाई करना शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे शायद ये G9 ही है, शायद ये G9 ही है, जो कि आगे से चिल्लाते हुए कह रहा था कि इस तरीके की चढ़ाई वढ़ाई मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद सभी लोग यहाँ पे चेंग के बारे में बात करने लगते हैं कि ये तो टियान जुआन सेक्ट का चीफ डिसाइपल है ना, इसे कुछ भी हुआ क्यों नहीं, एकदम पूरी तरीके से हरा भरा क्यों दिख रहा है, इतना लंबा सफर तय करने के बावजूद ये बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा है। खैर इसके बाद हम लोग चेंग को देखते हैं, और जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे चीटिंग नहीं, चीटिंग के माँ बाप होते हैं, माँ बाप के छोड़ो पूरा खानदान होता है। हम लोग चेंग को देखते हैं जो कि G9 को धक्का दे देता है और वो सीधा पहाड़ से नीचे जा गिरता है। सिर्फ इसके चिल्लाने की आवाज आती है और कुछ भी नहीं। सभी लोग आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये क्या हुआ भाई, ये तो सरासर चीटिंग है ना। यहाँ पे चेंग ने एक साउथर्न इमॉर्टल क्लैन के डिसाइपल को धक्का दे दिया, उसे नीचे गिरा दिया। हम लोग साउथर्न इमॉर्टल क्लैन के एल्डर को देखते हैं जो कि यहाँ पे टियान जुआन क्लैन के एल्डर को पकड़ लेता है और उसे कहता है ये एक्सप्लेनेशन दे भैया, ये धक्का कैसे हुआ। जिस पे एल्डर आगे से कहता है कि उसने जानबूझ के नहीं किया होगा, ऐसा ही हो गया होगा। जिस पे एग्जामिनर होस्ट भी आगे से कहता है कि हाँ ऐसे हादसे होते रहते हैं, ये कोई पर्पजली थोड़ी ना करेगा कि किसी को जानबूझ के धक्का दे दिया जाए। लेकिन हम लोग इसी सेंटेंस का गला घुटते हुए अगले ही पैनल में देखते हैं, क्योंकि चेंग की आंखों के सामने जो भी आता वो उसे लात मारता, धक्का मारता, गले से पकड़ के नीचे गिरा देता। ये कत्लेआम करते हुए चढ़ाई करते जा रहा था।
मैंने कहा था ना यहाँ पे चीटिंग ना होगी, मौत का नंगा नाच होगा, अभी आगे देखना क्या क्या होता है। हम लोग एक जानवर होस्ट को देखते हैं जो आगे से चीखते हुए कहता है कि ये दादागिरी चीटिंग मीडिया नहीं होता, सरदागिरी हो रही है, दादागिरी से ऊपर का लेवल। इधर ये दोनों एल्डर यहाँ पे टियानजुआन एल्डर को घेर लेते हैं और उससे कहते हैं ये क्या मतलब है भाई, इसकी एक्सप्लेनेशन दो, नहीं हम तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। लेकिन एल्डर आगे से सिर्फ हंसते जा रहा था, वो कुछ नहीं कह रहा था। चिंका जूनियर ब्रदर आगे से हंसते हुए कहता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा मजेदार चीज है भाई, जिनके पास ऑरा नहीं है उन्हें नीचे धकेलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही भाई, वो मर जाएंगे। लेकिन चिंक को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे से कहता है कि केयरफुल रहना, आगे प्रेशर बढ़ने वाला है और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हार भी सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे टाइम रहते एकदम एंजॉय करते हुए विक्ट्री का मजा लेंगे। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि शियो से यान इनके बगल से गुजरता है, वो भी योयो को लादते हुए। ब्रो इज लाइक आई एम फास्ट, आई एम फास्ट। इन दोनों के भाई आगे से तोते उड़ जाते हैं। ये आगे से कहते हैं ये व्यू सा क्या गया भाई हमारी आंखों के सामने से। ये इस सदमे में थे कि उससे पहले ही यान एकदम शियो से नीचे जाता है और शियो से वापस भी आ जाता है चिलिंग को अपने साथ लेके, जिसके बाद यान इसी तरीके से ऊपर नीचे करते ही रहता है और जो भी डिसेपल नीचे पड़े हुए थे वो उनको ऊपर लेके जा रहा था। ये एक बार में तो 3-4 लेके जा रहा था। इस पे चेंग और उसका जूनियर ब्रदर आगे से कहते हैं भाई इसको धक्का नहीं देंगे क्या हम लोग। इस पे चेंग आगे से कहता है अगर हमने इसको धक्का दिया तो ये हमें नीचे गिरा देगा, जो जीत मिल रही है वो भी नसीब में नहीं होगी। इसके बाद अगला सीन ऊपर टॉप का होता है, जहाँ पे जो होस्ट था वो आगे से बता रहा था कि जिन बंदों के पास यहाँ पे स्पेशल प्रेशर नहीं है उनके लिए चढ़ाई करना बिना दिल टूटे यूपीएससी क्लियर करने के बराबर का है। लेकिन जिनके पास यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग हार्ट है, स्टेमिना भरपूर एकदम स्ट्रॉन्ग बॉडी है उनकी, वो इसे बड़ी आसानी के साथ पार कर सकते हैं। जस्ट लाइक टूटा हुआ आशिक विद द बिहार सर्टिफिकेशन, नो वन कैन बीट हिम। ये सब कुछ यान के यहाँ पे आने से पहले का सीन होता है, इसलिए जो भी यहाँ पे एल्डर्स थे वो सभी पहले यहाँ पे टियानजुआन एल्डर को बधाई देने लगते हैं। ये कहते हुए कि इस स्टेज के विजेता आपके डिसेपल भी हैं। ये भी आगे से कहते हैं थैंक यू एल्डर्स। वहीं पर हम लोग होस्ट को देखते हैं जो कि बिना देखे यहाँ पे टियानजुआन क्लैन के चेंग को विजेता घोषित कर देता है। लेकिन जब उसकी नजर यहाँ पे यान और योयो के ऊपर पड़ती है तो वो आगे से चीखते हुए कहता है कि सारे शब्दों को मैं वापस लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे विजेता और कोई नहीं हमारे हेवनली गॉडेस सेक्ट की डिसेपल्स हैं। और ये भी आगे से हैरान हो गया था कि ये निकम्मा यहाँ पे पहले स्टेज पे कैसे आ गए, टॉप पोजीशन किसने दी भाई, किसको धक्का मार के आए हैं ये। हम लोग टियानजुआन एल्डर को देखते हैं जो आगे से चीखते हुए कहते हैं कि ये बच्चा कौन है, ये पक्का चीटिंग कर रहा होगा, ये उन लोगों के क्लैन का है ही नहीं। पे उनके क्लैन के जो बच्चे थे वो भी आगे से कहते हैं कि ये बच्चा कौन है भाई, यंगर जनरेशन के अंदर इसे कोई भी नहीं पहचानता, हमने इसे कभी देखा भी नहीं क्लास के अंदर। जस्ट लाइक बैक बेंचर्स, साल के 12 महीने गायब रहेंगे, सिर्फ एग्जाम के टाइम पे दिखाई देंगे, वो भी बिना पढ़े। इसके बाद होस्ट आगे बढ़ता है और वो यान से कहता है बच्चा कांग्रेचुलेशन, तुम यहाँ पे जीत गए, लेकिन हमें ये बताओ क्या तुम सच में हेवनली गॉडेस सेक्ट के डिसेपल हो। यान आगे से कहता है कि हाँ मैं वहीं का हूँ, बस पहाड़ों पे पेड़ काटता हूँ उनके लिए। होस्ट आगे से कहता है फक, जिसके बाद वो यान से सबसे जरूरी सवाल पूछता है कि तुमने पीठ पे इतनी नाजुक लड़की को लादे हुए हो, भले ये रूई जैसी है लेकिन फिर भी इसका वजन है, और तुम इतने ज्यादा ग्रेट स्पिरिचुअल प्रेशर के नीचे इसे लाद के इतने जल्दी ऊपर कैसे आ गए, ये सवाल का जवाब दोगे। यान उसे कहता है नहीं दूंगा क्योंकि बिजी बहुत ज्यादा हूँ। होस्ट भी आगे से हैरान होते हुए कहता है कैसे बिजी हो भाई। होस्ट का इसका जवाब तुरंत 1 सेकंड के अंदर ही मिल जाता है, क्योंकि यान धड़ाधड़ वहाँ पे जो भी डिसेपल नीचे पड़े हुए थे उन्हें ऊपर लेके आ रहा था। जिनको चेंग ने यहाँ पे धक्का देके नीचे गिरा दिया था वो उनको भी उठा के लेके आ रहा था। होस्ट का आगे से बड़ा सा मुंह खुल जाता है, वो आगे से कहता है ये क्या है बे, बीबीसी यहाँ पे ये क्या चल रहा है। वह पे इन दोनों एल्डर्स को भाई चोक ले जाती है, मैंने बवासीर हो जाएगा जिस कदर इनका पेट ऐठा है मुझे पता चल रहा है। इसके बाद हमें गॉड क्लैन के जितने भी डिसेपल थे वो सभी पास हो जाते हैं, और ये साल में पहली बार हुआ है कि किसी सेक्ट के सारे डिसेपल पास हो गए, भले उनके पास डे लेबर की स्पिरिचुअल पावर ना हो। हम लोग चेंग को देखते हैं और इसका रिएक्शन एकदम खतरनाक था। ये मन के अंदर सोचता है कि ये बच्चा है कौन भाई, हवा से आया और हवा से चला गया, बहती हवा सा था वो कहाँ गया ढूंढूं उसे। इसके बाद हम लोग हेवनली गॉड क्लैन के जो भी एल्डर्स थे वो आपस में बात कर रहे थे कि ये बच्चा कौन है भाई, हमारे क्लैन में इतना खतरनाक बच्चा है हमें पता ही नहीं, जरा इसके बारे में पता लगाओ। कोई भी हम लोग यान के होने वाले मास्टर को देखते हो और अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बच्चा कुछ जाना पहचाना से क्यों लग रहा है, इसे जब भी देखता हूँ तो 5 सिक्के ही याद आते हैं मुझे। इसके बाद हम लोग चेंग को देखते हैं और ये आखिरकार टॉप पे पहुंच जाता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बच्चा कौन है, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी भी इसके खिलाफ जीत नहीं पाई। फिर हम इन सभी को देखते हैं जो कि यान के लिए एकदम खुश थे, उससे कह रहा था यार तुम ही हो हमारे लिए बाहुबली, तुम ही हो हमारे लिए करता धरता, क्या चाहिए बताओ, शादी में दहेज लोगे, घर लोगे, क्या लोगे, आधी प्रॉपर्टी लोगे, पूरा ट्रेजरी लोगे, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। यार आगे से कहता है कुछ भी नहीं, बस खाने पीने को दे देना। फिर चेंग का जूनियर ब्रदर उसे बताता है कि ये दिखने में सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट लगता है, इसने अभी तक यहाँ पे की रिफाइनमेंट स्टेज को भी अचीव नहीं किया है, इसके बावजूद इतना ज्यादा पावरफुल है, मिस्टीरियस है। ऐसा लगता है कि इस बार हम लोगों को यहाँ पे हेवनली गॉड क्लैन से थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। फिर इसके बाद वो होस्ट आगे बढ़ता है जो कि यान को वो गिफ्ट देते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे टॉप पोजीशन में जीते हो, इसलिए ये पिल और ये तुम्हारे लिए मेडिकल बुक तुम्हारी हुई। हम लोग टियानजुआन के एल्डर को देखते हैं, वो आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुझे कंप्लेन करनी, इसमें दाल में कुछ तो काला है, ये लोग पक्का यहाँ पे कोई गंदा काम करे, चीटिंग है ये चीटिंग। पीछे से डिसेपल एल्डर को रोकते हुए कहता है आप चुप रहिए यार, आपके बच्चों ने यहाँ पे कत्लेआम मचा दिया, तब तो आपने सांस नहीं ली, अब आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है। जस्ट लाइक पॉलिटिकल पार्टी, अपनी पार्टी चाहे आगे मुद्दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी वाले ने अगर छींक भी दिया तो प्रलय आ जाता है। हम उस काली टोपी वाले एल्डर को देखते हैं जो कि हेवनली गॉड क्लैन की तरफ से ही था, और वो एल्डर से कहता है कि मैं इसकी परमिशन नहीं देता, जाओ जो उखाड़ना है उखाड़
फाड़ लो। इसके बाद सभी स्टूडेंट को वहाँ पे उनके उनके कमरों में भेज दिया जाता है आराम करने के लिए। हम लोग यान को देखते हैं जो कि उस रेसिपी बुक को पढ़ रहा था। वहीं पे योयो यान के पास आती है और उसे दोबारा शुक्रिया कहती है। योयो यहाँ पे यान से पूछती है कि तुम ट्रायल के लिए जाओगे ना, तो यान उसे मना कर देता है ये कहते हुए कि वो किताब पढ़ना चाहेगा। इसके बाद जीन उन दोनों लड़कियों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि सुनो, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अगला मैच यहाँ पे एक टीम बैटल होने वाला है। भले ही हम लोग यहाँ पे अपने सेट के एकदम जीनियस हैं और कई सारे जीनियस को आसानी के साथ निपटा सकते हैं, लेकिन ये टीम बैटल इजी नहीं होने वाला है। हम लोगों के लिए हमारा सीक्रेट वेपन यहाँ पे एबनॉर्मल यान ही है, वही कुछ कर दिखा सकता है, बाकी कुछ नहीं काम आएगा। लेकिन जितना प्यारा मासूम वो है ना, उसे ऑरा के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए एक स्पेल कास्टर उसका ठन गोपाल कर सकता है। इसलिए हमें किसी भी कीमत पे उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कोई स्पेल कास्टर उसे एलिमिनेट ना कर दे। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे सभी एल्डर्स की मीटिंग का होता है। यहाँ पे सभी क्लैंस के एल्डर्स मीटिंग कर रहे हैं। हम लोग हेवनली गॉड क्लैन के एल्डर को देखते हैं जो कि आगे से बताते हैं कि सीधा हम लोग यहाँ पे मुद्दे पे आएंगे, कोई फालतू की बकवास नहीं। यहाँ पे जो टीम मैच होने वाला था वो कुजू होगा, जिसको तुम बास्केटबॉल ही समझो एक तरीके से। टियान जुआन एल्डर आगे से कहते हैं कि तुम इस बार क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। इस पे हेवनली गॉड क्लैन के एल्डर आगे से कहते हैं कि ये प्लानिंग कुछ ज्यादा ही तगड़ी, हमने फील्डिंग पूरी सेट कर दी है तुम्हारी। अगर इस बार तुम्हारी टीम हारती है टीम बैटल, तो फिर तुम्हारी पूरी टीम ही एलिमिनेट हो जाएगी, यानी कि इन लोगों को अगला कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर ये लोग हारते हैं तो फिर सीधा ये लोग घर ही जाएंगे। हम लोग चेंग को देखते हैं जो कि उस गेम को देख के कहता है अरे वाह, ये गेम तो मैं काफी ज्यादा खेलता था। और वो उन लोगों से कहता है कि तुम हमें घर भेजना चाहते हो, लेकिन हम नहीं जाने वाले। देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज बता दूं कि मैं यहाँ पे सेक्ट के नेम से काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ये लोग यहाँ पे कह रहे थे कि पहला गेम यहाँ पे हेवनली गॉड क्लैन और साथ ही में जुआन वो क्लैन के बीच में होगा। इन दोनों क्लैन के बारे में तुम्हें पता ही है। और होस्ट उन लोगों से कहता है कि जल्दी से पोजीशन ले लो। फिर कुछ डिसेबल आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये वाला चैंपियनशिप मैच यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है। अगर तुम हारे तो फिर सीधा हारे सीधा घर जाओ, रबड़ी रोना करने का कोई फायदा नहीं है। और इन्हें भी बता था कि ये सब कुछ यहाँ पे हेवनली गॉड क्लैन की साजिश है, ताकि वो बाकी सभी सेट्स को यहाँ पे एलिमिनेट कर सके आपस में ही लड़ा के। ये भी हेवनली गॉड क्लैन से ही है, लेकिन इन्हें अपने क्लैन से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ यहाँ पे मौज काटने के लिए आए हैं। इसके बाद हम कुछ डिसेबल्स को देखते हैं जो कि इस मैकेनिज्म के खिलाफ थे। वो आगे से कह रहे थे कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एकदम बेशरम हो। इस पे एल्डर आगे से कहता है चुप रहो, तुम दोनों को बाहर फेंक दूंगा मैं। खैर इसके बाद मैच शुरू होता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अब सब कुछ चेंज हो चुका था। हरामी भड़ो, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, सही बता रहा हूँ ट्रांसलेटर्स। अब यहाँ पे पहला गेम जुआन वो सेक्ट और टियान जुआन सेक्ट के बीच में होने वाला था। हेवनली गॉड क्लैन के लोगों ने कट ऑफ कर दिया। फक ऑफ, सो वी आर क्लियर नाउ। बाकी इस फुटबॉल का मुझे नहीं पता कि ये हाथ से मारेंगे या फिर पैर से, वो हमें गेम शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। फिर इसके बाद मैच शुरू होता है और चेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि वो अपनी पिछली लाइफ में इस टीम का लीडर हुआ करता था, फिर उसके लिए ये सब कुछ काफी ज्यादा इजी होने वाला है। फिर हम लोग टियान वो सेक्ट को देखते हैं और इनके डिसेबल कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट भरे हुए थे। ये आगे से कहता है कि तुम लोग पिछली बार जीत गए थे, लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं जीतोगे, हम लोग पूरी तरीके से सीरियस हैं। हम लोग हेवनली गॉड सेक्ट के एल्डर को देखते हैं जो कि आगे से कहते हैं कि सालो तुम लोगों ने मुझे पिछली बार बेइज्जत किया था, मैं इस बार तुम्हें मौका ही नहीं देने वाला। दोनों साइड एक दूसरे के साथ लड़ो, जो भी हारेगी उसका फायदा हम लोग उठाएंगे। और इन लोगों की खासकर दुश्मनी यहाँ पे टियान जुआन सेक्ट से ही थी, वो बस उन्हें ही हराना चाहते थे, क्योंकि ये खासकर इनके पीछे पड़े रहते हैं बेइज्जती करने के लिए। खैर इसके बाद यहाँ पे दो जज आते हैं और इनका पता नहीं क्या काम होगा। यहाँ पे रूल्स के बारे में सिखाते हैं, बट तुम्हें पता है ना आगे क्या होने वाला है, तो रूल्स डजंट मैटर। खैर इसके बाद मैच शुरू होता है तो सभी लोग यहाँ पे बॉल की तरफ भागते एकदम फुल स्पीड के साथ में। लेकिन हम लोग चंग को देखते हैं और ये अपनी जानते हो कोर्ट से क्या निकालता है, ये निकालता है भाई तलवार, वो भी लंबी। इसके बाद ये अपने सभी मेंबर से कहता है कि तुम भी अपनी तलवार से बाहर निकाल लो। इस पे सभी चीख मार देते हैं और इनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं कि ये साला वेपन कहाँ से ले आए तुम लोग। इन्हें छोड़ो, एल्डर भी आगे से हैरान हो जाता है, उसने भी ये नहीं सोचा था कि ये वेपन निकाल लेगी, वो भी तलवार। चेंग की बातें सुनो। चेंग अपने लोगों से कहता है भाइयों तुम्हारे सामने जो भी है उसे काट दो, आज हम लोग खून बहा के ही यहाँ पे जीत हासिल कर सकते हैं। इतना समझ लो कि आजादी हमारी खून बहाने से ही मिलेगी। जस्ट किल डोंट किल। जब खेलने के लिए कोई नहीं बचेगा तो फिर जीतेंगे तो हम ही ना। ये इन लोगों का जिंदगी का मकसद देख रहे हो, किस कदर कत्लेआम मचाने के लिए तैयार हैं। ये तो बस शुरुआत है, अभी देखना आगे क्या क्या होगा। ऑडियंस भी आगे से हैरान हो जाती है। वो आगे से कहते हैं पूरा पैसा वसूल मैच है भाई, एकदम खूना खच्चर देखने को मिलेगा। हम लोग होस्ट को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि टियान जुआन क्लैन ने यहाँ पे पूरा फायदा उठाया है कंपटीशन का। इन लोगों ने पहले यहाँ पे इन्हें स्पिरिचुअल लेस कर दिया, एकदम स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं छोड़ी। इसके बाद सेकंड राउंड में यहाँ पे फ्रेंडली फायर कर दिया। अब हमें सिर्फ यही देखना है कि कौन जिंदा बचता है, क्योंकि गोल का तो लेना देना नहीं है अब। इसके बाद हम लोग फाइट को देखते हैं। अगर यहाँ पे टियान जुआन क्लैन एक हाथ आगे था तो ये 10 हाथ आगे थे। ये भाई एक के ऊपर 3 चढ़ाई कर देते हैं और साथ ही में तलवार भी उठा लेते हैं, कहते हैं ऐसे मार दो। टियान वो क्लैन का जो लीडर था वो आगे से कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे इस तरीके से हरकतें करोगे तो फिर हमें ब्लेम ना करना, जब हम लोग यहाँ पे अपने वेपन्स को बाहर निकालेंगे। इसके बाद ये लोग भी अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद जो नंगा नाच होता है पूछो नहीं, इनके हाथों में जो आता है ये उसे वेपन बना लेते हैं। घंटी बजाने वाला हथौड़ा, जिसपे घंटी लगती है वो,
होस्ट भी आगे से कहता है कि अब ये और ज्यादा क्लैन कंपटीशन नहीं रहा, अब ये पूरी तरीके से एक जुलूस बन चुका है कि कौन जिंदा रहेगा। इसके बाद हम लोग चंग को देखते हैं जो कि आगे से कहता है मेरा मन नहीं मान रहा है, अब इन्हें कुछ खतरनाक चीज दो जिससे इनकी आंखें बाहर आ जाएं। सभी लोग उस गेट की तरफ देखते हैं कि अब ये लोग क्या लड़ने वाले हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं कि चंग यहाँ पे ले आता है टैंक, वो भी मिलिट्री टैंक। मुझे नहीं पता इस मंगा के अंदर क्या हो रहा है, बस ऑथर ब्रिंग दिस सिट, आई वांट एंजॉय दिस, ये बवाल चीजें लाओ, मुझे एंजॉय करना है बस। ये सभी लोग भी आगे से हैरान हो जाते हैं, ये कहते हैं कि ये कौन सी मशीन है भाई। जिसके बाद यहाँ पे जो नंगा नाच चल रहा था, इसी बीच में हम लोग चंग के जूनियर डिसाइपल को देखते हैं जिसके हाथों में बॉल लग जाती है और वो बॉल लेके गोल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इधर हम लोग ऑडियंस को देखते हैं जो कि रेफरी से कहता है रेफरी क्या कर रहे हो भाई, ये लोग चीटिंग कर रहे हैं, कुछ तो करो। रेफरी उस तरफ मुड़ के देख पाता कि उससे पहले ही कोई बोरा लाता है और रेफरी को ही किडनैप कर ले जाता है। तुम यहाँ पे चीटिंग का लेवल देख रहे हो, जो रूल्स को डिफाइन करता है उसे ही किडनैप कर लिया कि रूल्स है ही कहाँ अब यहाँ पे। इसके बाद हम लोग चंग के जूनियर डिसाइपल को देखते हैं जो कि आगे से गोल करने ही वाला था और वो बॉल को छेद की तरफ आगे भेजता है, लेकिन उसी टाइम पे हम लोग टियानवो डिसाइपल को देखते हैं जो कि गोल वाले डंडे के ऊपर धक्का मार देता है जिससे वो तिरछा हो जाता है और गोल मिस हो जाता है। दिस इज कॉल्ड चीटिंग। फिर इसके बाद हम लोग टियानवो क्लैन के एक डिसाइपल को देखते हैं जिसके अंदर मेसी की आत्मा आ जाती है। बाय द वे आई लव रोनाल्डो। ये आगे से उन लोगों से कहता है कि हमें हल्के में ना लो, हम भी लोग यहाँ पे पूरी प्रैक्टिस के साथ आए हैं, हम लोगों ने यहाँ पे सॉलिन सॉकर्स के साथ में प्रैक्टिस की है। जिसके बाद वो गेंद के ऊपर एक ही लात मारता है जिस टेक्निक का नाम था डायमंड राइट फुट, जिससे ये गेंद यहाँ पे आग का गोला बन जाती है एकदम कैनन बॉल की तरह। लेकिन हम लोग यहाँ पे चंग के जूनियर ब्रदर को देखते हैं जो कि आगे से अमेरिकन टेक्निक इस्तेमाल करता है दी कट्टा, और वो बॉल के ऊपर गोली मार के उसके चीथड़े उड़ा देता है। वो डिसाइपल आगे से कहता है कि ये वेपन कौन सा है भाई, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है। जिसके बाद हम लोग अमेरिकन गैंग बैंग देखते हैं जो कि यहाँ पे टियानवो ग्लैंड के ऊपर होने वाला था, क्योंकि ये सभी लोग निकाल लेते हैं AK-47 बजूका, एक वो जो बंदूक नहीं होती जिसमें 100 फायरिंग होती है, धड़ाधड़ चलती ही जाती है, वो भी निकाल लेते हैं, ये कहते हुए कि एक एक को चुन चुन के मार दो। होस्ट आगे से कहता है डियर ऑडियंस, इस टाइम पे मैं भी एकदम बौखला चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, बस इतना समझ लो ये लोग यहाँ पे किसी टाइप के मैजिकल वेपन को लाए हैं जिसको यहाँ पे अमेरिकन गैंग बैंग कहा जा रहा है, जिससे ये लोग यहाँ पे एक एक की खिल्ली उड़ाए दे रहे हैं। और इतना कम नहीं था तो फिर इन लोगों ने आसपास एक फॉर्मेशन भी बिछा रखी, ये टैंक बीच में ले आए ना तो भागने का भी मौका नहीं मिल रहा इन्हें। चंग इन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है गधो, इसे यहाँ पे स्टेप टैंक सिरिंज टेक्निक कहते हैं। इसके बाद अगला सीन टैंक का होता है जहाँ पे 2 ऑफिसर बैठे हुए थे, वो टैंक को रिलोड करते हैं और आगे से गोली तांग देते हैं। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे स्किप कर दिया जाता है क्योंकि शायद से पूरा टॉप ही उड़ चुका है। मीनवाइल हम लोग यान को देखते हैं और ये भी अपनी किताब पढ़ने में बिजी है। हालांकि इसे भी बाहर से धमाकों की आवाज आती है और हम लोग बाहर का सीन देखते हैं तो जो टियानवो क्लैन के डिसाइपल्स थे एक गेंदों की तरह हवा में उड़ रहे थे धमाकों की वजह से। इसके बाद टियानवो टीम का जो लीडर था वो आगे से अपने लोगों को देखते हुए कहता है कि ये तो मर गए भाई, इनमें से तो कुछ बचे ही नहीं है। इसके बाद चंग का जूनियर ब्रदर आगे से कहता है कि समय आ चुका है, गोल कर दो। लेकिन हम लोग लीडर को देखते हैं जो कि आगे से कहता है इतनी जल्दी नहीं। जिसके बाद वो एक राफा नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, तो फिर हम लोग देखते हैं कि आसमान से बिजली कड़कने लगती है और वो सीधा नीचे आके इन लोगों के ऊपर गिरती है, जिससे इन लोगों की फॉर्मेशन, टैंक, दी अमेरिकन गैंग बैंग टेक्निक वो सब एकदम बेकार हो जाता है और ये लोग हवा में उड़ जाते हैं। ऑडियंस भी आगे से कहती है कि ये तो एक हाई लेवल का थंडर मैजिक था, अब एक जीनियस से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन हम लोग चंग को देखते हैं ये और भी ज्यादा तैयारी करके आया था और ये यहाँ पे उसे टीम लीडर से कहता है ऐसा लगता है कि तुम लोगों के खिलाफ यहाँ पे नॉर्मल टेक्नोलॉजी काम नहीं आएगी, अब यहाँ पे समय आ चुका है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रूबरू कराऊं। हम लोग देखते हैं कि टियानवो टीम के लीडर ने यहाँ पे बहुत बड़ा बिजली का झटका निकाला था। सभी डिसाइपल आगे से कहते हैं कि ये की रिफाइनिंग के सबसे पावरफुल थंडर लेवल का धमाका है, अगर ये किसी स्टूडेंट के ऊपर गिरेगा तो उसका राम राम सत्य ही होगा। अब एक जीनियस से यही उम्मीद की जा सकती है। जिसके बाद हम लोग उस बिजली के झटके को देखते हैं जो कि सीधा चंग के ऊपर गिरने वाला था, तो फिर हम लोग चंग को देखते हैं जो कि आगे से लाइटनिंग रॉड को बाहर निकाल लेता है। वहीं पे बाहर से बहुत ज्यादा शोर आ रहा था तो फिर यानी यहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो स्टेडियम से बाहर निकल के गेम को देखने का फैसला करता है। इसके बाद हम लोग ऑडियंस को देखते हैं और ये नीचे छुप गए थे और बाहर जाके कहते हैं कि लाइटिंग कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी, पता नहीं कोई जिंदा बचा होगा या नहीं। लेकिन जब वहां से धुआं हटता तो फिर हम लोग देखते हैं कि चंग एकदम सही सलामत था और उसने यहाँ पे लीडर को हरा दिया था। तुम चंग के हाथों में एक मैकेनिकल हैंड देख पा रहे हो, यही यहाँ पे है टेक्नोलॉजी। वहीं पे किसी भी इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आया था कि अचानक से टियानवो क्लैन का लीडर यहाँ पे हारा कैसे गया। उन्हें यही लगता है कि ये थंडर टेक्निक का बैकफायर हो जाता है, हो सकता है इतना ज्यादा पावरफुल मूव इस्तेमाल करने की वजह से। लेकिन हम लोग चंग को देखते हैं और उसने यहाँ पे पक्का इस मैकेनिकल हैंड का इस्तेमाल किया होगा उस एनर्जी बीम को मोड़ने के लिए लीडर की तरफ, और लीडर हारा गया होगा। हम लोग यान के मास्टर को देखते हैं, वो आगे से पूछता है कि ये किस टाइप की टेक्निक है, तो एल्डर को भी नहीं पता था कि ये किस टाइप की टेक्निक है। खैर ये चीटिंग और लड़ाई जैसी भी हो, लेकिन यहाँ पे मजा मुझे पूरा आया, इसीलिए मैं यहाँ पे तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि टियानवो क्लैन यहाँ पे मॉडर्न डिवाइस की वजह से आसानी के साथ फाइनल्स तक अपना रास्ता बना लेता है। अब ये लोग फाइनल में ही दिखाई देंगे। वहीं पे हेवनली गॉड क्लैन को यहाँ पे अब सेमीफाइनल लड़ना पड़ेगा फाइनल तक जाने के लिए, और ये लोग यहाँ पे पहला मैच बिना कुछ करे ही जीत गए क्योंकि यहाँ पे पैसे खिलाए गए थे। ऑडियंस आगे से चीखते हुए कहती है कि ये पूरा मैच नकली है, तुम लोगों ने पक्का रिश्वत ली होगी। जिसपे एल्डर आगे से साइड में देखते हुए सीटी बजाने लगता है, ये कहते हुए कि मुझे कुछ भी नहीं पता। वहीं पे हम लोग होस्ट को देखते हैं, वो आगे से इन लोगों के पता रहने के ऊपर फेंकते हुए कहता है कि मजाक ना करो, तुम लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे बिजनेस किस चीज को कहते
कहते हैं पैसों की लेनी देनी होती रहती है, अपने काम से काम रखो। खैर इसके बाद यहाँ पे सेमीफाइनल शुरू हो जाते हैं और सेमीफाइनल यहाँ पे हेवनली गॉड क्लैन वर्सेस 10,000 बीस्ट क्लैन के बीच में होने वाला था। हम लोग यहाँ पे टियानजुआन क्लैन के एल्डर और साथ ही में 10,000 हेवनली बीस्ट क्लैन के एल्डर को देखते हैं। ये आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि आपने काफी अच्छा खेला है गुरु, मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग यहाँ पे जीत ही जाएंगे। इस पे 10,000 बीस्ट क्लैन का लीडर आगे से कहता है कि चिंता ना करो, हमारी मुलाकात सीधा फाइनल्स में ही होगी। इसके बाद हम लोग 10,000 बीस्ट क्लैन के डिसाइपल्स को देखते हैं और इन्हें भी पूरा यकीन था कि ये लोग आसानी के साथ यहाँ पे हेवनली गॉड क्लैन को हरा देंगे। वहीं पे इन लोगों की प्रायोरिटी यहाँ पे ये और चीलिंग ही थी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट थे इस टीम के अंदर। अगर ये लोग इन्हें संभाल लेते हैं तो बाकी मैच ये लोग आसानी के साथ जीत सकते हैं। जिसके बाद लोग जीरन के बारे में बात करते हुए कहते हैं रही बात इस जीनियस की थी, देखने में बेवकूफ लगता है, इसे हम लोग आसानी के साथ चूरन दे देंगे। वो आगे से हंसते हुए कहते हैं कि इससे तो हमें डर भी नहीं लगता, इसे देख के हमें सिर्फ हंसी आती है। लेकिन उसी टाइम उसका जूनियर ब्रदर आगे से कहता है बॉस उस तरफ देखो, ये दरअसल यहाँ पे यान की तरफ इशारा कर रहे थे और यान यहाँ पे बिल्कुल इनोसेंट लग रहा है, एकदम इनोसेंट। वो लोग आगे से कहते हैं कि इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली, और सबसे बड़ी बात इतने ज्यादा हाई लेवल के कंपटीशन के अंदर एक मार्शल आर्टिस्ट क्या कर रहा है, ये आया कहाँ से। वह पे यान को अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे मौत का खेल होता है। वो आगे से कहता है इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, तो पक्का ये लोग बहुत मौज मस्ती से खेलते होंगे। लेकिन वो लोग यान को बिना देखे वहाँ पे मैच को शुरू कर देते हैं और मैच जैसे ही शुरू होता है तो फिर हम लोग यान वाली साइड को देखते हैं जो कि बॉल को फुटबॉल की तरह आगे लेके बढ़ रहे थे। ये कहते हुए चाहे जो कुछ भी हो जाए आज हम लोगों को गोल करना ही है, इससे हमारी जिंदगी टिकी हुई है। तो फिर यान से लोगों के साथ आने वाला था तो विजिलेंट उसे कहता है कि तुम पीछे रहो और जब हम लोग थक जाएंगे तो फिर तुम्हें यहाँ पे सब कुछ करना है। इसलिए यान पलक झपकते ही गोल के पास आ जाता है। जीनन यान से कहता है याद रखना जब भी यहाँ पे तुम्हें कोई गोल करने के लिए आए तो उनके मुंह पे ऊपर घुसा मार देना। यान आगे से कहता है कि मुझे बस खेलना है यार, ये लड़ाई दंगा मुझे ना दो। इधर हम इन लोगों को देखते हैं, इन्हें पता भी नहीं कि यान क्या चीज है। वो जहाँ पे भी जाता है वहाँ पे तबाही अपने आप हो जाती है। यान को यहाँ पे छोटा मोटा बच्चा समझ रहे थे, ये कहते कि इन लोगों ने मार्शल आर्टिस्ट को यहाँ पे सिर्फ नंबर फिल करने के लिए लिया है, यानी कि कुछ कम नहीं होते हैं तो टीम के अंदर किसी को भी ले लेते हैं, आ जाओ। वह ऑडियंस आगे से कहती है ऐसा लगता है कि ये टफ फाइट होने वाली है हेवनली गॉड क्लैन और सबसे ज्यादा 10,000 बीस्ट सेट के बीच में, क्योंकि वो दोनों ही कमजोर नहीं है। इसके बाद हम लोग योयो को देखते हैं जो कि आगे से ऑरा शॉट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करती है, जिसपे ये लोग घबरा जाते हैं क्योंकि शॉट कल्टिवेटर को हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग माना गया है। हम लोग योयो को देखते हैं जो कि उस शॉट स्टाइल का इस्तेमाल करती है जो काफी ज्यादा रेयर होता है, डबल शॉट स्टाइल। जिसपे आगे से घबराते हुए कहते हैं कि डबल शॉट स्टाइल एक तो साला पहले ही यहाँ पे शॉट कल्टिवेटर्स की इतनी ज्यादा कमी है, लाखों में एक निकलता है और ऊपर से हेवनली गॉड क्लैन के पास दो कैसे हैं। जिसके बाद आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि डरना नहीं, डर के आगे जीत है, जो जीता वही सिकंदर उसकी माँ का सॉरी। ये आगे से अपने पास से ड्रग निकाल लेते हैं, ये कहते हुए कि हारना नहीं है। जिसके बाद जैसे ही यहाँ पे ड्रग्स खाते हैं जो कि और कुछ नहीं शायद से बीस्ट कोर होते हैं। वो भी हम लोग चंग को देखते हैं जो आगे से चिल्लाते हुए कह रहा था कि कुछ लोग ड्रग ले रहे हैं, रेफरी कहाँ है भाई, इनके ऊपर कुछ क्रिमिनल चार्ज लगाओ। तो साइड से उसका जूनियर ब्रदर कहता है भाई आप शायद भूल चुके हैं कि रेफरी को हम ही ने उठा लिया था, इतने समय वो हमारे घर में है, चाय पी रहा है, 250 रुपए मांग रहा है, नहीं तो केस कर देगा हमारे ऊपर। इसके बाद यहाँ पे दोबारा मौत का नंगा नाच शुरू हो जाता है। ये आपस में लड़ने लगता है, पकड़ इसकी माँ का, इसकी मार खोपड़ी फोड़े साले का। लेकिन हम लोग चीलिंग और योयो को देखते हैं और ये भाई अलग ही लेवल पे थे। ये जरूर इनके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं, उनके पेट के ऊपर लात मारते हैं और किसी की चड्डी फाड़ देते हैं। बीस्ट क्लैन का जूनियर ब्रदर आगे से बॉस को बताता है बॉस हम लोग यहाँ पे अभी भी हारे जा रहे हैं, उन 2 शॉट कल्टिवेटर्स के खिलाफ में हमें कुछ भी करना पड़ेगा। इस पे इन लोगों का बॉस आगे से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर हमें उसी मूव का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसको हम करना नहीं चाहते थे। ऑडियंस आगे से कहती है ऐसा लगता है कि हेवनली गॉड क्लैन के पास अभी भी यहाँ पे जीतने का मौका है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ये लोग भाई आगे से अपना एक बीस्ट ले आते हैं जो कि 4th लेवल का डीमन बीस्ट है, द स्ट्रिप्ड टाइगर। ये सभी लोग जैसे उस टाइगर की तरफ देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ऑडियंस भी आगे से कहती है कि 4th लेवल के बीस्ट को लाना ये कुछ ज्यादा हो गया, अब ये चीटिंग नहीं, अब ये यहाँ पे बवाल हो रहा है, एकदम खुला खुला चीटिंग। तो फिर इन लोगों का बॉस आगे से कह रहा था कि तुम लोग शायद भूल चुके हो कि हम लोगों के पास यहाँ पे 10,000 डिमोनिक बीस्ट हैं। फिर जो 10,000 बीस्ट के डिसाइपल्स थे वो आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें इस बीस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो फिर हमारे साथ तुम भी मरोगे और औरतें में ऑडियंस भी मरेगी। कोई भी यहाँ पे कंप्लेन कुछ भी नहीं कर सकता है, ये सिर्फ तबाही मचेगी यहाँ पे। जिसके बाद वो टाइगर आगे बढ़ता है हमला करने के लिए तो ये उसे डॉच करती है। लेकिन ये टाइगर यहाँ पे जानते हो किसे निशाना बनाता है, यान को। इसके बाद तेजी से आगे बढ़ रहा था, ये कहते हैं यही है मेरा शिकार। लेकिन हम लोग यान को देखते हैं और हम लोग यान के अंदर से कुछ खास तरह का ऑरा निकलते हुए देखते हैं जो चीख चीख के कह रहा था कि पास ना आना। टाइगर जैसे ही यान के अंदर से निकलता हुआ ऐसा ऑरा देखता है तो इसकी फट जाती है। इसके बाद आगे से दहाड़ना छोड़ के म्याऊ म्याऊ करने लगता है और बैक गियर मार के दोबारा पिंजड़े के अंदर जाके पिंजड़े का दरवाजा बंद कर लेता है। ये कहते हैं म्याऊ 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 म्याऊ, यानी कि बीसी क्या चीज है, कहाँ भिड़वा दिया मुझे। वह पे सभी लोग यान की तरफ देख रहे थे और यार अपनी जगह से हिला तक नहीं था, वो बस चुपचाप खड़ा था। सभी लोग आगे से कहते हैं कि अभी यहाँ पे क्या हुआ भाई, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आया। इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं और इसका पारा एकदम हाई हो चुका था क्योंकि इसे खेलने को नहीं मिला था, लोगों ने इसे साइड में खड़ा करके रखा था। तुमने भी ये चीज कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की होगी, खासकर तब जब तुम्हारे पास बल्ले और गेंद के ऊपर अधिकार ना हो। हम लोग जीनान को देखते हैं जो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि यान के ऊपर गुस्सा आ चुका है, जल्दी से कान बंद कर लो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो। इस पे चीलेंग और जल्दी से अपने कान बंद कर लेते हैं और वो ये लोग पूछ रहे थे कि इसका क्या मतलब है भाई, हमें को समझाओ तो सही। हम लोग ज्ञान को देखते हैं जो आगे से चीखते और
चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे भी खेलना है। वह यान की आवाज में इतना ज्यादा दम था कि वो बिल्कुल तीरों की तरह जाती है और लोगों के कपड़े फाड़ देती है। इनके कान, आंख, मुंह और हर जगह से खून बहने लगता है। ये आगे से कहते हैं कि ये क्या चीज है। आवाज में इतना दम था कि वो ऑडियंस को भी शिकार बना लेती है। ये भी उड़ जाते हैं। ये कहते हैं क्या कर रहे हो भाई, हमारे साथ हमें तो बख्श दो। यहाँ तक कि हम यान के होने वाले मास्टर को भी देखते हैं। ये भी अपने कान बंद कर लेता है और साथ ही में एल्डर को भी। और एल्डर यहाँ पे यान के मास्टर से पूछ रहे थे कि ये स्टूडेंट तुम्हें मिला कहाँ से, ये कहाँ से आया। हम लोग ऑडियंस को दिखते हैं, ये भी आगे से खून के आंसू रो रहे थे। ये जगह से चिल्लाते हुए कहते हैं कि बस करो भाई। और जब यान अपनी आवाज बंद करता है तो ये सभी एकदम आम की तरह खटाखट सीटों के ऊपर आके गिर रहे थे। हम लोग चंग को देखते हैं जिसने वह हेडफोन लगा लिया था। वो आगे से कहता है मैंने सही टाइम पे इसे निकाल लिया। साला प्रोटेक्टिंग तलिस्मा यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं आते। वो सब एक झटके के अंदर ही सेटल हो गए। हम इन दोनों को देखते हैं जो चुपचाप खड़े थे और अगले ही पल ये धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं, यानी कि क्लीन बोल्ड। जिसके बाद इन लोगों के लिए यहाँ पे मदद बुलाई जाती है और इन्हें स्ट्रेचर पे लेके जाया जा रहा था। डॉक्टर आगे से बताते हैं इनके जो लाइफ सेविंग तलिस्मा थे वो एक झटके के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो गए। अगर इनके पास तलिस्मा ना होते तो ये अब तक मारे जा चुके होते, इनकी टिकट कट चुकी होती। वह पेंडलर टियान के होने वाले मास्टर से पूछते हैं कि इसने किस टाइप का मैजिक या फिर टेक्निक इस्तेमाल की भाई, क्या तुमने इसे सिखाया। टियान का मास्टर आगे से कहता है मैंने उसे घंटा कुछ नहीं सिखाया, साला पता नहीं उसने कहां से ये सब कुछ सीख लिया। खैर इसके बाद यहाँ पे होस्ट की भेजी हुई लड़की आती है जो कि आगे से बताती है कि हेवनली गॉड क्लैन ने इस मैच को जीत लिया है। और लोग टियान जुआन एल्डर को देखते हैं जो आगे से कहते हैं कि साला इन लोगों के पास ये सीक्रेट वेपन कब से आ गया भाई, इन्हें कब से छुपा के रखा था इसे। इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं और उसे आखिरकार बॉल मिल तो जाती है और वो बस एक लात मारने ही वाला था। ये कहते हुए कि आखिरकार मुझे बॉल मिल गई, लेकिन उसे टाइम पे जिन इसके पास आता है और उसे कहता है भाई गेम खत्म हो चुका है, तुम्हारी वजह से हम लोग जीत गए, शुक्रिया। इस पर यान का मुंह बन जाता है कि साला मुझे खेलने को भी नहीं मिला। जिसके बाद वो आगे से सिर्फ इन्हें गालियां बरसाते रहता है, इनकी माँ का। इसके बाद हमें पता चलता है कि इस खतरनाक कॉम्पिटिशन राउंड के बाद किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि वो गॉडली हेवनली क्लैन को चैलेंज कर सके। इसलिए वो लोग डायरेक्ट सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं जिनका मुकाबला सीधा टियान जुआन सेक्ट के साथ होगा। फिर इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट फाइनल का होता है, यानी कि टियान जुआन क्लैन और हेवनली गॉड क्लैन के बीच में लड़ाई धड़ाई। ऑडियंस आगे से कहती है कि आखिरकार फाइनल का मौका आ ही गया, मैं काफी लंबे टाइम से इसका इंतजार कर रहा था। दूसरा वाला बंदा आगे से कहता है हाँ यार मैं भी इंतजार कर रहा था, साला मेरा बच्चा भी 1 साल का हो गया इनका इंतजार करते करते। इसके बाद हम लोग चंग उसकी टीम को देखते हैं और साथ ही में यान योयो और चीलिंग को भी। चंग का जूनियर ब्रदर आगे से कहता है कि आखिरकार ये शुरू ही हो गया। वह पे चंग उसे कहता है कि सुनो वो दोनों कल्टिवेटर्स को मेरे लिए छोड़ देना, बाकी तुम्हारे हैं। इसके बाद मैच यहाँ पे शुरू हो जाता है तो ये सभी उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये कहते हुए जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी, विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री। ये सभी लोग भी आगे बढ़ जाते हैं। ये कहते हुए उन्हें रोको, जीत उनकी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उन लोग चंग को देखते हैं जो कि अपना वही मैकेनिकल हैंड बाहर निकाल लेता है और ये इन लोगों के यहाँ पे कॉम्पैक्ट डेटा को एब्जॉर्ब कर रहा था, बेसिकली डेटा स्कैन ही। और उसे पता चलता है कि यहाँ पे चिलिंग की जो शॉर्ट कल्टीवेशन है वो नॉर्मल लोगों से 1 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन चंग क्योंकि अपना एक स्पेस ट्रेवलर है यानी कि इसेकाई एनिमी है तो फिर उसके पास उसके खुद के एडवांटेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और कुछ खतरनाक मेथड्स भी हैं। उसे यहाँ पे जैसे ही चिलिंग और योयो का कॉम्पैक्ट डेटा मिल जाएगा तो फिर ये डिवाइस उनकी स्किल्स को लगातार एकदम एग्जैक्टली कॉपी कर लेगा और वो इस टेक्निक के साथ किसी स्ट्रॉन्गेस्ट को भी आसानी के साथ ही वर्क आउट कर सकता है। और उसने यहाँ पे अपने पहले वाले अपोनेंट के साथ यही किया था। हम लोग योयो को देखते हैं जो कि यान से कहती है कि उन लोगों को अब यहाँ पे यान की जरूरत काफी कम पड़ेगी क्योंकि वो लोग आसानी के साथ इन्हें हरा सकते हैं। लेकिन यान यहाँ पे योयो से कहता है कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए, वो बंदा ठीक नहीं लग रहा है। योयो उसे पूछती इसका क्या मतलब है तो यान उसे बताता है कि वो सामने बंदा दिखाई दे रहा है वो हमारी तरह है ही नहीं, वो बिल्कुल हमसे अलग है। हमारे पास ना ही यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन है और ना ही कोई तलिस्मा है। इसका मतलब यही है कि हम लोग सीधा यहाँ पे अपने मरते दम तक फाइट कर रहे हैं, अगर एक बार मरे तो सीधा मरे। लेकिन योयो यान से कहती है कि हमारे पास तुम हो ना, तुम उसे हरा सकते हो ना। यान आगे से कहता है मुझे भी नहीं पता कि मैं उसे हरा पाऊंगा या नहीं। स्ट्रेंथ के बीच में यहाँ पे डिफरेंस काफी ज्यादा है और तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। योयो उसे पूछती इसका क्या मतलब है भाई तो यान उसके हाथों को पकड़ता है, उसे कहता है इन्हें ऐसे करो। तो फिर योयो आगे से शर्माने लगती है, लेकिन यान उसे कहता है कि अपनी सोल को फील करो, अपने ऑरा को फील करो, अपने दिमाग के साथ ऑरा को फील करने की कोशिश करो और यहाँ पे फिजिकल फॉर्म के अंदर लाने की कोशिश करो। योयो जब ये सब कुछ कर रहे थे तो फिर वहाँ पे ऑरा इकट्ठा होने लगता है। वो आगे से कहती है अच्छा ये ऐसे काम करता है। और योयो यान से कहती है कि तुम्हें ऑरा के बारे में पता है, हमें तो पता ही नहीं था, हमें लगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। लेकिन यान उसे कहता है कि इसके बाद अपने हाथों को इस तरीके से घुमाओ और जो ऑरा तुम्हें दिखाई दे रहा है उसे लाइफ फॉर्म के अंदर बदलने की कोशिश करो। लेकिन योयो कुछ ज्यादा ही शर्मा रही थी इसलिए वो ध्यान नहीं दे पा रही थी। यान उसे कहता है ध्यान दियो। तो फिर योयो थोड़ा बहुत फोकस करती है और यहाँ पे ऑरा को लाइफ फॉर्म के अंदर चेंज कर देती है। और यान उसे कहता है कि अब इसे यहाँ पे कॉन्सिनेंस देने की कोशिश करो। योयो पीछे मुड़ के यान से कहती है इसका मतलब क्या है तो यान उसे कहता है एक बार सामने देखो। और जब योयो अपने सामने देखती है तो फिर उसे वहाँ पे स्पिरिचुअल ड्रैगन दिखाई देता है, वो भी लाइफ फॉर्म के साथ बना हुआ। इसको देख के योयो आगे से चीख देती है और चिल्लाते हुए कहती है होली शिट, ये कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं है, साला सबसे खतरनाक टेक्निक है, तुमने ये सीखी कहाँ से। क्योंकि ये स्पिरिचुअल ड्रैगन यहाँ पे बहुत बड़ा था, एकदम बहुत ही बड़ा था, इसलिए ऑडियंस एल्डर्स सभी लोग ये देख के चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये क्या चीज है। और जिन्हें आगे से चिल्लाते हुए कहता है यार तुमने ये क्या बना दिया, ये कहाँ बना दिया, इसे क्या चीज है ये। इधर हम लोग हेवनली गॉड क्लैन के एल्डर को देखते हैं जो कि यान के होने वाले मास्टर का कॉलर पकड़ लेता है और उसे कहता है कि ये क्या चीज है, ये तो साला कोई और भी कंज्यूम नहीं कर रहा है, इतनी खतरनाक टेक्निक आई कहाँ से, तुमने उसे ये मेथड
कैसे सीखा या तूने उन्हें क्यों सिखाया ये सब कुछ? साला इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि औरों को कंज्यूम ना करे। तुमने ये मेथड कैसे बनाया? मुझे अभी के अभी चाहिए, एकदम अभी के अभी। जिसके बाद हम लोग चेंग को देखते हैं और इसकी भी फटके चार हो जाती है। वो आगे से कहता है कि ये क्या चीज है, जिसके बाद वो अपने हाथ से कहता है कि जल्दी से एनालाइज करो। तो उसका आगे से मैकेनिकल हाथ आगे से कह देता है कि एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, ना ही से एनालाइज किया जा सकता है। मैं चल बसा भाई, अब सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है, अपना देख लो, मैं भाई चल बसा। इस पे चेंग की फट जाती है। वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है इतने समय में तुम धोखा नहीं दे सकते, इतने खतरनाक ने पे बिल्कुल भी नहीं, हम लोग मारे जाएंगे। हम लोग यान को देखते हैं जो स्पिरिचुअल ड्रैगन को देखते हुए कहता है कि अच्छा इसमें एक और लेग आ गई, यानी कि तुम्हारे पास स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा अच्छी है। साला ये टांगेगी नया ड्रैगन की। फिर इसके बाद चेंग अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग जाओ और जाके उनके ऊपर हमला कर दो, उन्हें दिखा दो कि हम लोग किस चीज से बने हुए हैं। इसके बाद वो जमीन खोदते हुए कहता है माफ करना दोस्तों, तुम्हें यहाँ पे बलि का बकरा बनाना पड़ा, लेकिन जो समय तुम मुझे दोगे मैं उसके लिए तुम्हें सलामी देता हूँ। जिसके बाद गड्ढा खोद के अंदर घुस जाता है और अपने दोस्तों से वॉकी टॉकी कहता है कि दोस्तों विक्ट्री हमारी ये होनी चाहिए। वो लोग आगे से कहते हैं बॉस आप कहाँ पे हैं, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। हम लोग चीलिंग को देखते हैं जिससे खतरनाक मौके पे लड़ना चाहते थे, तो जीना ने उसे पकड़ता है, उसे कहता है कि अब लोगों को यहाँ से भागना चाहिए, अगर तुम मरना नहीं चाहती एक बार उसके पीछे देखो। इसके बाद हम लोग स्पिरिचुअल ड्रैगन को देखते हैं जो पूरी तरीके से रेडी हो चुका था, यानी कि अब ये धमाका करने के लिए रेडी है। ये यान से पूछती है कि अब क्या करना है, तो यान आगे से कहता है कि उनकी तरफ फेंक दो और क्या करना है। हम इन सभी लोगों को देखते हैं जो कि सुपरमैन, निंजा और ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे। ये कहते हैं कि मार दो भैया इन्हें, ऑडियंस में इसमें मिल गई थी, ये कहते हैं इन्हें मार दो नहीं हम लोग मारे जाएंगे। लेकिन तब तक ये स्पिरिचुअल ड्रैगन को इन लोगों की तरफ फेंक देती है जिसपे इनकी फटके चार हो जाती है। हम लोग एल्डर को देखते हैं जो कि डियान के मास्टर से कहता है कि सभी लोग खतरे में, यहाँ पे प्रोटेक्शन एक्टिवेट करो, नहीं यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा। जिसके बाद पहले वहाँ पे सितारे चमकते हैं और जिसके बाद होता है धमाका, अत्यंत धमाका। ये धमाका इतना बड़ा था कि वो वहाँ पे जितने भी माउंटेन थे वो सभी भी इस धमाके के अंदर आ जाते हैं। फिर हम लोग टियान जुआन क्लैन के एल्डर को देखते हैं और साथ ही में जितने भी डिसेपल थे वो सभी हवा में उड़ जाते हैं। ये कहते हैं कि ये क्या है। इसके बाद हम लोग यान के मास्टर को देखते हैं जो कैसे अपनी मुट्ठी बंद करता है तो वो उस पूरे अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि इसने हर किसी की जान बचा ली। टियान जुआन क्लैन का एल्डर आगे से कहता है कि ये कैसी टेक्निक है बे, तुम लोग तो साला मौत की घाट उतार दोगे हर किसी को। फिर जो भी डिसेबल यहाँ पे यान को रोकने के लिए आए थे वो आखिरकार अपनी जान बचा लेते हैं एल्डर की मदद से। इसके बाद हम लोग चेंग को देखते हैं जो कि जमीन से बाहर निकलता है। वो आगे से कहता है अच्छा तो ये साला न्यूक्लियर बॉम्ब था यहाँ पे, लेकिन ये आया तो आया कैसे, अभी तक तो ओपनहाइमर में भी पैदा नहीं हुआ। इसके बाद यान की जैसे ही चेंग के ऊपर पड़ती है तो वो योजो से कहता है कि देखो वो भी जिंदा है, उसे भी उड़ा दो। तो योजो काफी ज्यादा हैरान थी और वो यान से पूछती है लेकिन वो दोबारा उसे बनाएगी कैसे, तो यान उसे कहता है कोई बात नहीं मैं ये करता हूँ, और ये अपने दोनों हाथों में वो टेक्निक निकाल लेता है। ये कहते हुए अगर लोग तुम्हें मारना चाहे तो फिर उन्हें भी तुम्हें मार देना चाहिए। अच्छा तो इसकी ये सोच पहले से ही थी, अगर कोई लड़ना चाहे तो कुत्ते की मौत मारो, एकदम होल्ड बैक ना करना। फिर यान से ऊपर चिल्लाते हुए कहती है तुम तो कुछ ज्यादा ही इवल हो, मैं तो तुम्हें मासूम समझ रही थी। हम लोग चेंग को देखते हैं और इसकी फटी यहाँ से दोबारा जमीन खोदने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि उसी टाइम पे कोई यान से कहता है कि ये स्किल अब से फॉरबिडन है। इस टेस्ट के लिए अगर तुम यहाँ पे मास किलिंग स्किल का यूज करते हो तो फिर ये सभी स्किल्स यहाँ पे फॉरबिडन है। तुमने एक बार इन्हें इस्तेमाल कर लिया, अगर तुम इसे दोबारा इस्तेमाल करोगे तो फिर तुम्हें इस मैच से फेल कर दिया जाएगा। यान का मास्टर उसे कहता है बाबू इसे दोबारा इस्तेमाल ना करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे इस टेस्ट के अंदर। हम लोग चेंग को देखते हैं और उसे यहाँ पे चैन की सांस आती है कि साला ये आर्टिफिशियल न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ पे रुक गया, नहीं तो ये चीज उसकी यहाँ पे जान ले ली थी। फिर इसके बाद यहाँ पे चेंग की बारी आती है जिसके बाद अपने मैकेनिकल हाथ को ऊपर करता है और आगे से कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टैलेंट ऑन। अब यहाँ पे कुंफू रीड स्किल का इस्तेमाल करता है जो कि सभी लोगों की जो स्किल, टैलेंट और मेमोरी होती है उसे चुरा लेता है। हम लोग देखते हैं कि यान की टीम तो इसमें शिकार बनती ही है, योयो, जीन एंड बाकी सभी लोग तो इसमें आते ही हैं, लेकिन ऑडियंस की भी फील्डिंग सेट हो जाती है। वो आगे से कहते हैं साले हम तो लोकल है, हमारी पावर क्यों छीन रहा है। खैर इन सभी लोगों की पावर छीनने के बाद यहाँ पे चेंग स्ट्रॉन्ग हो गया था और वो यान से कहता है मैं मानता हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग और गिफ्टेड हो और ये काफी शर्म की बात है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी कॉम्बैक्ट पावर और तुम्हारी एबिलिटीज को रीड नहीं कर सकता, लेकिन इतना काफी है जो मैंने चुरा लिया है। हम लोग इसके मैकेनिकल हाथ को देखते हैं जो फुल्ली चार्ज हो चुका था और आगे से ट्रांसफॉर्म भी हो गया था। इसके बाद यान योयो को पकड़ता है और उसे कहता है तुम ठीक तो हो। योयो एकदम ठीक थी, बस उसकी मेमोरी चली गई थी। वो कहती है तुम कौन हो भाई, मुझे ऐसे ना छुओ। यान आगे से कहता है कि ये क्या चीज है भाई, एकदम नई चीज दिखाई दे रही है मुझे। जिस पे चेंग यान को समझाता है कि ये नॉर्मल सी बात है कि वो तुम्हें नहीं पहचान रही है, क्योंकि यान ने उन लोगों के गिफ्ट और उनकी मेमोरीज को चुरा लिया है ताकि वो उन्हें अपनी पावर के अंदर कन्वर्ट कर सके, और ये सभी लोग अब यहाँ पे एक ऑर्डिनरी लोगों के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब चेंग के पास यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी जीनियस थे उन सभी का टैलेंट और विजडम है। इसका मतलब ये हुआ कि चेंग यहाँ पे अब सबसे टॉपेस्ट जीनियस है इस पूरी दुनिया के अंदर। इसलिए वो यान से कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन हजारों जीनियस के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं कि यान योयो को नीचे पटक देता है, पता नहीं क्यों भाई, ये पटकने वाला स्टाइल ही है, छोड़ने वाला नहीं। इसके बाद चेंग तेजी के साथ आगे बढ़ता है यान के ऊपर हमला करने के लिए, ये कहते हुए मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। इसके बाद वो यान के मुंह के ऊपर धड़ाम से घुसा मारता है, लेकिन यान अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। इसके बाद यान को दोबारा गुस्सा आता है और वो चेंग से कहता है तुम्हें पता है ना कि दोस्त बनाना कितना ज्यादा टफ होता है, एकदम आंखें बाहर आ जाती है अगर तुम इंटरप्ट
इंट्रोवर्ट हो। आज भाई अस चेंग को यहाँ पे जैसे ही मौत का सहरा महसूस होता है तो वो तुरंत पीछे खिसक जाता है एकदम तेजी के साथ में। वो आगे से कहता है कि ये बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती, यहाँ पे सभी टैलेंट्स की मैंने पावर एक में मिला दी, लेकिन इसके बावजूद साले कोई खरोच तक नहीं आई। इसके बाद यहाँ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं पे हम लोग टियानवो क्लैन के एल्डर को देखते हैं, जो कि टियानजुआन क्लैन के एल्डर से पूछते हैं कि तुम्हें ये खतरनाक डिसेबल मिला कैसे, तुमने इसे ढूंढा कैसे। इस पे एल्डर आगे से बताते हैं, मुझे ये गली के किनारे मिला था, मैंने इसे बस पाल पोस के बड़ा किया है। हम लोग चेंग को देखते हैं जो कि फुल पावर को रिलीज करता है, ये कहते हुए एज आई एम मॉडर्न मैन, यानी कि 21वीं सदी का बंदा होने के नाते वो यहाँ पे आया है। इसके बाद चेंग हमें यहाँ पे अपने प्रोफेशन के बारे में बताता है कि वो एक हाई एनर्जी फिजिक्स और टेक्नोलॉजी डिपार्ट के अंदर स्टूडेंट हुआ करता था ताकि वो जिंदगी को बेहतर बना सके, इसीलिए उसने एक प्रोग्रामर बनने का फैसला किया। लेकिन इसकी भी किस्मत यहाँ पे एकदम इंडियन युवा की तरह थी, इसे जॉब नहीं मिल रही थी, ये जॉबलेस बन गया। इसके बाद इसकी गर्लफ्रेंड ने भी इसके साथ ब्रेकअप कर लिया और किसी आदमी के साथ भाग गई और अपना चंग इसी तरीके से रोता रहा और ये काफी ज्यादा मिजरेबल लाइफ जीते आ रहा है। लेकिन गॉड ने इसे दूसरा मौका दिया और इस दुनिया के अंदर भेज दिया, तो फिर इसे पक्का यहाँ पे दूसरों से अलग बनना ही था, क्योंकि वो यहाँ पे इतने समय चूजन वन है और कुछ समय बाद वो यहाँ पे इस दुनिया का गॉड बन जाएगा, दी सुप्रीम बीइंग। लेकिन जब चंग ये सभी मास्टर पेल ही रहा था तभी इसकी नजर यान के ऊपर पड़ती है, जो वहाँ पे था ही नहीं, और यान पलक झपकते ही चंग के पास आता है और चंग के पेड़ के ऊपर घूसा मारते हुए कहता है कि मुझे मेरे दोस्त वापस दो। वह यान के घूसे में इतना ज्यादा दम था कि वो चंग की चीख निकाल जाता है और उसकी आंखें इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि वो चश्मे को तोड़ देता है। इसके बाद यान यहाँ पे चंग को स्काई रॉकेट बना देता है और उसे आसमान के ऊपर भेज देता है और ये जाता है। और यान का ये वाला पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ये चंग के ऊपर जब लगता है तो वो इतना ज्यादा पावरफुल स्काई रॉकेट बनता है कि ये इस दुनिया, इस कॉन्टिनेंट के स्पेस को तोड़ते हुए एक डायमेंशन को पार करके दूसरे स्पेस के अंदर आ गिरता है, जो कि अपनी अर्थ ही थी, यानी कि हमारा चंग री इसेकाई हो गया। चंग यहाँ पे प्लेन के बगल से होते हुए गुड़ता है तो एक बंदा आगे से कहता है, मम्मी यार तुम देखा तुमने, अभी एक बंदा नीचे गिर रहा था। इसके बाद हम लोग चंग को देखते हैं जो कि दोबारा अपनी दुनिया के अंदर वापस आ जाता है। ब्रो इस गॉट री इसेकाई, ब्रो गॉट रिवर्सल गार्ड यानी री इसेकाई। वहीं पे चंग आगे से कहता है कि मैं इसे पुनर्जन्म कहूंगा यार। इसके बाद हम लोग येन वाली साइड को देखते हैं, सभी एल्डर सभी लोग आगे से हैरान हो गए थे कि इसने तो बंदा ही गायब कर दिया, स्पेस के बाहर भेज दिया उसे। ऐसा कि येन का होने वाला मास्टर और उसका एल्डर भी आगे से हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ। इसके बाद स्टोरी अभी पे आ जाती है और येन इन लोगों को बताता है कि इसी तरीके से मैंने ट्रायल के अंदर फर्स्ट प्लेस हासिल किया था। हालांकि मुझे नहीं पता कि वो बंदा कहाँ से था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने उसे घर उसे वापस भेज दिया। साइड से वाला डिसेबल आगे से कहता है, वो पक्का साला धरतीवासी ही था, मैं ये बात लिख के देता हूँ जैसे उसकी बातें थी, वो पक्का धरतीवासी ही था। फिर इसके बाद एक डिसेबल यहाँ पे एक्साइटेड होकर यान से पूछती है कि आगे क्या हुआ सेंसेई। यान लोगों को बताता है कि जिसके बाद मैं यहाँ पे सभी दोस्त डिसेबल का चीफ डिसेबल बन गया हेवनली गॉड सेक्ट के अंदर, यहाँ तक कि मास्टर्स मुझसे भीख मांग रहे थे कि मैं उनका डिसेबल बन जाऊं। एक डिसेबल यान से पूछता है कि आपके टीचर तो एकदम कमाल के होंगे ना, उन्होंने आपको बहुत सारे स्किल और टेक्निक सिखाई होंगी जो बहुत ज्यादा पावरफुल होंगी। यान आगे से बताता है अगर वो याद करे तो फिर उसके टीचर ने उसे एक भी स्पेल नहीं सिखाया था। तुम्हें याद होगा कि यान ने अपने डिसेबल्स को सिखाया था कि कभी भी लड़ाई ना करना और लड़ाई करो तो एकदम कुत्ते की तरह मारो। तो ये जो कुत्ते की तरह मारने वाली फिलोसफी थी वो यान ने खुद से बनाई थी, लेकिन कभी लड़ाई ना करना के इमॉर्टल होने के तौर पे तो ये वाली फिलोसफी उसके मास्टर ने सिखाई थी। यान जब अपने मास्टर से पूछा कि मुझे क्या सीखने को मिलेगा, तब उसके मास्टर ने उसे ये लाइन चिपका दी कि इमॉर्टल्स यहाँ पे साफ दिल के होते हैं और वो कभी भी लड़ाई नहीं करते हैं। और यान ने बिना किसी दिक्कत की ये वाली बात मान ली क्योंकि उसके मास्टर ने ये सब कुछ इसे सिखाया था। इसके बाद हम लोग दोबारा यहाँ पास्ट पे आ जाते हैं। यान का मास्टर उसे कहता है कि अब से तुम मेरे डिसेबल हो, लेकिन याद रखना एक ट्रू इमॉर्टल का दिल हमेशा साफ होता है और एकदम पीसफुल पानी की तरह बहता है, इसलिए कभी भी दूसरों के साथ लड़ाई न करना। यान आगे से कहता है जैसा आपका है मास्टर, मैं आपके लिए तो पत्थर के लकीर की तरह बन जाऊं। लेकिन इसके बाद यान उससे पूछता है, लेकिन मैंने तो सुना है इमॉर्टल होने का मतलब यहाँ पे हमेशा दूसरे लोगों को बुली करना होता है और अपनी पावर्स का फ्लेक्स मारना होता है, तो फिर मुझे यहाँ पे कोई टेक्निक सीखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम लोग यान के मास्टर को देखते जिसकी फटके चार थी, वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं इस भड़वे को कुछ भी नहीं सीखने देने वाला, ये कुछ नहीं सीखेगा मुझसे। जिसके बाद यान ने इसी तरीके से कल्टीवेट करना शुरू किया कि कल्टीवेटर्स का दिल एकदम प्योर हार्टेड होता है और वो कभी भी लड़ाई नहीं करते हैं, और वो इसी तरीके से यहाँ पे इमॉर्टल बनने की राह पे चला, जो कि इमॉर्टल बनने के लिए एकदम ट्रू थिंग है, ऐसा यान को लगता है। सारे से डिसेबल आपस में बात करते हुए कहते हैं, इनकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें पप्पू बनाया गया, मैं लिख के देता हूँ ये वाली बात। ये लोगों से कहता है इसके बाद क्या हुआ तुम्हें ये बात जाननी चाहिए। ये लोगों को बताता है कि जब उसने यहाँ पे की हाई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक बनाई थी, वो एक तरीके से दुनिया को तबाही की राह पे लेके चली गई। तुम्हें पता होगा कि यान के मास्टर ने यहाँ पे शर्त लगाई थी और जब शर्त हार गए थे तो फिर ये टेक्निक नीचे गिर गए थे अर्थ के ऊपर, यानी कि इनकी लोकल दुनिया के अंदर। और क्योंकि ये टेक्निक कोई भी सीख सकता था बिना किसी दिक्कत के, तो ये टेक्निक जैसे ही नॉर्मल लोगों के हाथों में लगी तो वो पूरी तरीके से एक रियलम को डिजास्टर में ले आए, हजारों लाखों जाने चलेगी बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पे कुछ मॉडल्स थे जिन लोगों ने ये टेक्निक इस्तेमाल की सिर्फ इमॉर्टल्स के साथ फाइट करने के लिए, ये कहते हुए कि साला मुझे इस दिन का खास कर इंतजार था, तुम ट्राले ट्रू इमॉर्टल्स हमेशा उड़ते थे ना हमारे सामने, आज आया है उठ पहाड़ के नीचे और इधर बताता हूँ। इनके चेहरे बता रहे हैं कि ये सिर्फ मौत के खेल खेलने के लिए जा रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी यहाँ पे नॉन स्पिरिचुअल पावर टेक्निक्स के ऊपर भरोसा कर रहे थे, तो फिर जो हेवनली रियलम था वो पूरी तरीके से अपसाइड डाउन हो गया, यानी तबाही मच गई। एल्डर से जो कि इन सभी चीजों से एकदम दूर दराज थे, उनके ऊपर प्रेशर आ गया
इस chaos को रोकने का, यानी कि सब कुछ नॉर्मल करने का। इसके बाद हम लोग एल्डर्स को देखते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि ये तुम्हारी गलती है, तुमने शो ऑफ किया था, नहीं ये तुम्हारी गलती है। यानी यहाँ पे किसी को भी नहीं पता है कि ये स्क्रोल किससे नीचे गिरा। सभी लोग यहाँ पे सिर्फ यान के मास्टर को ही टारगेट कर रहे थे। ऑफ कोर्स यहाँ पे गलती यान के मास्टर की ही थी क्योंकि उसने स्क्रोल खो दिया था, लेकिन इसके बावजूद यान को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ी। हम लोग यान के मास्टर को देखते हैं जो कि यान से कहता है कि ये मेरी परेशानी नहीं है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इसमें कुछ भी नहीं करूंगा। तुम्हें यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड यानी मॉर्टल वर्ल्ड जाना पड़ेगा और उस स्क्रोल को वापस लाना पड़ेगा ढूंढ के। तुम्हारे पास 100 साल है, अगर तुम 100 साल के अंदर सभी टेक्निक और सभी स्क्रोल्स को ले आते हो तो फिर तुम्हें दोबारा अकेडमी के अंदर ले लिया जाएगा। और इसी तरीके से यान को यहाँ पे इस काम पे लगा दिया गया, इसे 100 सालों के लिए उस ट्रैश और उस स्क्रोल को वापस लेके आना है। इधर हम लोग चीलिंग को देखते हैं जो कि यान से कहती है अपना ख्याल रखना, हम लोगों की दोबारा मुलाकात 100 सालों के बाद होगी। हम लोग जी नाइन को देखते हैं जो आगे से कहता है कि ये क्या इमोशनल सीन बना रहे हो भाई, ये भड़वा 2-3 सालों में वापस आ जाएगा। खैर यान को ऐसा लगता था कि ये कोई पनिशमेंट नहीं बल्कि उसके लिए ट्रेनिंग है, उसे यहाँ पे अर्थ रियलम भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। जिसके बाद इन लोगों से कहता है बाय बाय, चिंता ना करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद ये छलांग मार देता है, जिसपे ये सभी लोग आगे से कहते हैं ओए रुक, लेकिन तब तक ये छलांग मार चुका था, वो भी हंसते हुए। ये कहते हुए ये तो काफी ज्यादा ऊंचा है। हम लोग जी नाइन को देखते हैं जो आगे से कांप रहा था, वो हम लोगों को बताता है कि इस भड़वे को ये नहीं पता है कि ये लोग जमीन से पद्यम मील दूर है। पद्यम का मतलब यहाँ पे वो एक वर्ड होता है जैसे कि अरब खरब होता है, उसके बाद नील आता है, उसके बाद पद्यम आता है। तो ये जो पद्यम है उसमें जानते हो कितने जीरो होते हैं? 15 के आसपास। तो ये सिर्फ इतने नंबर ऊपर है जमीन से, यानी कि नीचे गिरे तो नीचे गिरने से पहले ही ऊपर चले जाओगे। और सबसे फनी बात ये थी कि यहाँ पे गेट था नीचे जाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद यान छलांग लगा दिया। फिर इसके बाद अगला सीन 3 दिन 3 रातों के बाद का होता है और हम लोग सक्सेसफुली यान को देखते हैं जो मुंह के बल जमीन पे गिरा था। लेकिन जैसे ही ये मुंह के बल जंगलों के बीच में गिरा तो सामने एक लड़की कुछ प्राइवेट काम कर रही थी। ऑफ कोर्स तुम्हें समझ में आ गया हो, इसलिए यान को शुरुआत में ही खाने भर का मिल जाता है, वो उसे ठरके के मुंह पे 2-3 थप्पड़ मार देती है। यान आगे से कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। खैर इसके बाद लड़की खुद को ढकते हुए यान से कहती है कि तुम कौन और तुम कहां से गिरे? यान आगे से कहता है मैं आसमान से गिरा हूँ। इसके बाद अगला सीन 1 घंटे के बाद का होता है क्योंकि वो लड़की यान से काफी ज्यादा बड़ी थी और यान उससे काफी ज्यादा छोटा, तो वो उसे माफ कर देती है और उसे कहती है कि तुम्हें इस तरीके से लड़कियों के ऊपर ताक झाक नहीं करनी चाहिए, खासकर जब लड़की एक इमॉर्टल कल्टीवेटर हो, तुम्हें मौत का सामना करना पड़ सकता है। और लड़की यहाँ पे खुद को लड़का बता रही थी, वो यान से कहती है कि हम सभी लोग मर्द है तो फिर ये सब कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन ज्ञान की नजरें कुछ ज्यादा ही खतरनाक मसल्स के ऊपर थी जो फूली हुई थी और वो इस लड़की को भी लड़का ही मान रहा था, इसीलिए वो कहता है ब्रदर लेकिन तुम्हारी ये मसल्स इतनी ज्यादा फूली हुई क्यों है? जिसपे ये लड़की अपनी मसल्स को छुपा लेती है और यान से कहती है और कहीं देखो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो यान कहता है ठीक है ब्रदर। इसके बाद वो उस लड़की से पूछता है ब्रो ये जगह कौन सी है? क्या तुमने यहाँ पे किसी को ये टेक्निक इस्तेमाल करते हुए देखा जिसका नाम की है ड्रैगन ड्यूअल टेक्निक है? और अगर कोई भी ये टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हो तो फिर मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा, मुझे ये मिशन मिला है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। अगर ये वीडियो आज आ रही है इसका मतलब ये है कि मैंने आंखें फाड़ के 2 बजे तक रिकॉर्डिंग की है और 2 घंटे के अंदर एडिट करके इसे अपलोड भी कर दिया है, यानी कि टोटल तबाही मेरी मौत आ गई है। और मैं कल की गारंटी नहीं लेता कि कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा नहीं करूंगा, सीधा मुलाकात 1 या फिर 2 तारीख के बाद ही होगी हम लोगों की।